बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़ते हुए लम्हात जो 2021 के आखिरी दिनों में हम आपके साथ हैं। पूरे साल क्या हुआ, 2021 में क्या क्या अचीवमेंट्स रही, 2021 के आखिर में चाहे वो समाजी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माहौलाती हो, कुछ भी हो, वो आपको हम रखेंगे बाखबर। और इस प्रोग्राम जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग शाज़ेब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आगाज करते हैं सुबहनामे से, और सुबहनामे में अच्छी खबर एक शामिल करते हैं। बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अहम इकदाम है। कुरानी तालीमात को फरोग देने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से तकरीबन 70,000 अरबी टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। कितनी अच्छी बात है यह कि वो टीचर्स जो अरबिक पढ़ा सकते हैं, जिनका तलफ़्फ़ुज़, जिनकी अदायगी, जिनके अंडर बच्चे होंगे। जो पहला फेज है उसके हिसाब से शाज़ेब मैंने सुना कि 7,000 जो टीचर्स हैं उनको पहले ट्रेन किया जाएगा पहले फेज में। और इसके साथ साथ ये कितनी अच्छी बात है कि ये रोजगार भी है तकरीबन 70,000 लोगों के लिए जिनको ये नौकरी मिल सकेगी। तो इसका आगाज किया जा रहा है, मंजूरी दे दी गई है और क्लास 1 से लेके 5th क्लास तक ये बच्चों को कुरानी तालीमात दी जाएंगी। बच्चों की तलफ़्फ़ुज़ कितना अच्छा होगा, शायद बड़े भी इससे सीख सकें। हम लोग बड़े होने के बाद भी कहते हैं अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। तो तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होगा, अदायगी अच्छी होगी। बेसिकली हमारे मुसलमान बच्चों की जो बेसिस है ना वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपने अच्छी खबर दे दी, लेकिन आपको पता ना अच्छी खबर के बाद हम हमेशा एक बुरी खबर लेके आते हैं। मैं नहीं दूंगी ये वाली झटकी खबर, मैं नहीं दूंगी। बिजली के झटके की बात करेंगे। एक और झटका लगने वाला है आवाम को, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीपीपीए ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे की दरखास्त दी है। तो आप लोग एक बार फिर तैयार हो जाए, बिजली महंगी होने वाली है। एक तरफ गैस बहरान है, दूसरी तरफ बिजली मुसलसल महंगी हो रही है। आगे हम बात कर लेते हैं कि सब कुछ महंगा तो हो रहा है, लेकिन हुकूमती दावे भी मुसलसल आते जा रहे हैं और वो सामने आए। अब वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की जानिब से उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा है कि 3 साल में तरक्की के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं पीटीआई हुकूमत ने। ये दावा जो किया है पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 3 साल के हवाले से, मैं सिर्फ समझती हूँ कि ये एक दावा ही है, क्योंकि अवाम जो है वो महंगाई की खबर सुन सुन के वो कौन से 3 जो थे वो साल थे। असल में बात ये लॉस हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल कॉर्पोरेट सेक्टर को 929 अरब खालिस मुनाफा हुआ। वो बात ठीक है, लेकिन ये वही बात है जो हम आमतौर पर कहते हैं कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। आपने खुद ही आखिर में कहा सेक्टर में, तो वो जो सेक्टर है वो हम उस सेक्टर में नहीं आते। कॉर्पोरेट सेक्टर है, लेकिन जो आम आवाम है उनके लिए महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि इससे अगली खबर हम यही आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 1700 से ज्यादा अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। तो ये मामला हो गया ना बैलेंस। अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही। ये वो जो है ना, हम जो सुबह नामा है ना, मेरे लिए ये एक झटका नामा होता है। तो आपको ये बता दें कि अशिया पर टैक्सेस की शरह 5 से 7% होगी। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें मेकअप शामिल है, इसमें इंपोर्टेड गाड़ियां शामिल, इंपोर्टेड आइटम शामिल हैं, इसमें मकामी गाड़ियां शामिल हैं, बिजली, पेट्रोल, गैस, ये सब कुछ है। तो ये सूरज ढलने से पहले 2021 के ये सब कुछ लागू हो जाएगा। आप लोग तैयारी पकड़ लें, 2022 में एंटर होने से पहले ही आप लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कल सुबह नामा आपको एक और झटका नामा देंगे। और रेजोल्यूशन यही बनाया अपने नए साल का कि आप लोगों ने बिजली बचानी है, गैस बचानी है, ताकि आप लोगों को पूरे साल तक गैस मिलती है। और साथ साथ अपनी चीजें भी बचाएं, अपनी आइडेंटिटी बचाएं, अपनी एनआईसी की कॉपीज ना इधर उधर दे दें, अपने अंगूठे के निशान ना इधर उधर दे दें। क्यों कह रही हूँ ये शाज़ेब बताइए। इसलिए कह रही हूँ कि 7,32,000 जाली सिमों की निशानदेही हुई है। और जाली सिम्स नादरा, पीटी और एफआईए के लिए बड़ा अब चैलेंज बन गया है। इसी वजह से एक सिम्स के इजरा के लिए जो सिस्टम है वो नया मुतारिफ कराया जा रहा है। और इसका फैसला कर लिया गया कि लाइव फिंगर डिटेक्शन डिवाइसेस मुतारिफ कराई जाएंगी। इससे पहले बायोमेट्रिक होता था, उसको खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, अब LFD के जरिए जो है आपकी सिम्स की जो है वो आपके नाम पर सिम्स नहीं निकाली जा चुकेंगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जनाब 7,32,000 से ज्यादा जाली सिम्स, अब वो जाली सिम से कनेक्टेड कितने क्राइम्स हैं आप खुद अंदाजा। जब हम साइबर क्राइम के और जो हम फ्रॉड की बात करते हैं वो इसी तरीके से तो होते हैं। जब ये जाली सिम्स निकाली जाती हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है, इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये बात हो गई। और एक और पर्पस भी आपको बताएं कि जिस तरह जाली सिम्स हैं, तो ये तो हो गई जाली सिम्स की बात, लेकिन कुछ असली चीजें भी थी जिनको तबाह कर दिया गया। कस्टम हुकाम की जानिब से एक तकरीब सजी जहां पर बहुत सारी चीजें थी, जिसमें मोबाइल फोन्स भी थे, कॉस्मेटिक आइटम्स थी और बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर बुलडोजर फेर दिया गया। और वो तमाम चीजें जो मना थी आना, स्मगलिंग के जरिए पहुंचाई गई और ऑब्वियसली वो एक इलीगल चीज है और पाकिस्तान पहुंच गई थी और इस पर जो है वो सीरियसली उसकी जो है
उस पर इकदाम होंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है शाहजेब, क्या वो चीजें नहीं बचाई जा सकती थी? क्या उनको नीलाम नहीं किया जा सकता था? क्या उसका पैसा नहीं यूटिलाइज हो सकता था? आप सवाल बहुत पूछती हैं। थैंक यू सो मच। स्मगलिंग की कोई जगह नहीं है, कानून में तो यही कहा है। लेकिन माया बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसे कि बताया जा रहा है तकरीबन ये अरबों में मालियत जाती है। अगर इसको बेचा जाता जो जरूरत की चीजें, तो शायद उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। बड़ा अच्छा ये काम हो जाता। कैसे आ जाते गवर्नमेंट के पास? सब के सब जो है ना उस पर बुलडोजर फिर गया, लोगों के ख्वाबों पे बुलडोजर फिर गया। और अब जो है पंजाब के बाद, जो हमने थोड़े दिन पहले भी जिक्र किया था ना शाहजेब, बिल्कुल पंजाब में नमूनिया केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब सिंध में भी नमूनिया केसेस बढ़ रहे हैं। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, सिंध में रवा साल तकरीबन 7,500 से ज्यादा बच्चे नमूनिया से जिंदगी की बाजी हार गए। अल्लाह अल्लाह रहम करे। और ये चीज़ जब सिंध की तरफ भी बढ़ रही है, हम तो पंजाब में भी इतने फिक्रमंद थे और सिंध में भी थोड़ा सा हमें सीरियस होकर इसका एहतियात करने की ज़रूरत है। हम गाहे बगाहे आपको पंजाब के वज़ारत से सेहत के हवाले से भी हमने आपको बताई कि SOPs क्या होनी चाहिए, क्या उसकी बेसिकली इंडिकेशंस क्या होती हैं जब बच्चों में इस तरह हो जाता है। और ज्यादातर बच्चे इसमें अनवैक्सीनेटेड थे और 5 साल से कम उम्र के थे। रवा साल 27,000 से ज्यादा बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए, जिसमें 40% बच्चे शहरी हैं और 60% सिंध के दही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें अभी से इसका जो है ख्याल करना चाहिए। मुल्क भर में इस वक्त नमूनिया और अब जो है जो हमारा कोरोना को लेकर हमें बहुत सारे सवाल। 5वीं लहर के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। जो माहिरीन सेहत है वो ये बता रहे हैं कि फरवरी में 5वीं लहर आने वाली है ओमिक्रॉन वेरिएंट की, और अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है क्योंकि उसमें केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो खुदा के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार के वैक्सीनेशन तो आप लोग करवा रहे हैं और वैक्सीन फिगर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के, लेकिन एहतियात भी आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ समाजी फासला रखें। और जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ वैक्सीन फिगर्स भी आ जाएं थोड़े, बिल्कुल वैक्सीन फिगर्स और हुकूमती बेहतरीन इकदाम भी हम देख रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जो जंग जारी है, इसमें बेहतरीन इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में बिल्कुल पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। 15 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 13 लाख से ज्यादा अफराद ने अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवाई। और इसका बेसिस यही है कि आपने SOP का ख्याल रखना, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखा। और अब जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखने, तो कोरोना होने की जो वजूहात है उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ख्याल रखना जरूरी है आर्टिस्टों के जज्बात का भी शाहजेब। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आर्टिस्ट के जज्बात जो मजरू हुए। कुछ खबरें ऐसी सामने आई कि अदाकारा मतीला की बहन रोज ने पाकिस्तान जो शोबिज इंडस्ट्री है उसमें रंगत की बुनियाद पर तासुब पाए जाने का इंकशाफ किया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोसनाक के साथ साथ उनका ये कहना भी था, और पता नहीं इसमें जो भी हकायक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट का ये एक इमोशन है कि क्यों अगर गोरी रंगत वाले को ही रोल्स मिलने हैं, तो जो कैरेक्टर्स जिनमें रंगत थोड़ी सी डार्क है, थोड़ा सा डिफरेंट शेड है, थोड़ा डार्कर साइड पर अगर रंग है उसका, उसको गोरे को काला करके क्यों, गोरे को काले को ही जिसका रंग थोड़ा डार्क है उसी को क्यों नहीं जो है वो कास्ट किया जाता? ये जो है वो सेग्रीगेशन क्यों की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? वैसे वाकई हमारे माशरे का अलमिया भी है कि गोरी रंगत को तरजीह दी जाती है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात कहना चाहूंगी शाहजेब मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो 2021 कैसा गुजरा हम सब जानते हैं। पाकिस्तान के माशी, समाजी, सियासी जो हालात रहे वो हम सबके सामने हैं। जाहिर है हमें चैलेंजेस बहुत हैं। हम 2022 को लेके बहुत ज्यादा हमारे चीजें तो नहीं है हमारे पास खुश होने के लिए कि अच्छा शाहजेब यहाँ से भी फूल खिलेंगे, शाहजेब यहाँ से भी फूल खिलने वाले। लेकिन एक सर्वे और गैलप जो है वो उसके हिसाब से कि 2022 में लोग जो हैं वो बहुत खुश नजर आएंगे, उम्मीद से नजर आएंगे, होपफुल नजर आएंगे। उसका रीजन क्या है? ये जो हम पाकिस्तान में प्रिंसेस ऑफ होप आपको दिखाते हैं ना, हमने दिखाया भी था 2 दिन पहले, इसकी वजह यही है। पाकिस्तान में प्रिंसेस ऑफ होप इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि यहाँ के लोग उम्मीद तोड़ते नहीं हैं और उम्मीद पर दुनिया कायम भी है, पाकिस्तान भी उम्मीद पर कायम है। इस तरीके से ये खुश रहते हैं, जैसे मर्जी हालात हो, जितनी मर्जी महंगाई हो, जितनी मर्जी परेशानियां हो, जो मर्जी हो जाए, हमारे लोग कोशिश करते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहारा बने, और इसी वजह से वो खुश रहते हैं जैसे मर्जी हालात हों। और जो सर्वे किया गया है, जिस तरह के माया जिक्र कर रही है, पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में खुश रहने वाले अफराद की शरह पाकिस्तान के दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा है। यानी कि KPK के लोग बहुत ज्यादा खुश है माशाअल्लाह। पता है क्यों खुश रहते हैं वो?
क्योंकि वो उनको मालूम, अब आप देखें कितने वहाँ पे फेस्टिवल जो होते हैं वो होते हैं, आपके सामने आते हैं। केपीके की जो है हुकूमत जो है वो कितना ज़्यादा तरक्की कर रही है। आज ही देखिए हमने कितनी ज़बरदस्त खबर बताई कि केपीके में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, कल भी हम बता रहे थे शाज़िब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वहाँ पर किस तरह तरक्की की जा रही है। बच्चों के लिए स्कूलों की जब फीसें जो हैं वो सिर्फ बेसिस रह जाएंगी और एक्स्ट्रा खर्चे वालिदैन खुश तो सर्वे तो अच्छा आएगा ना। खुश तो सर्वे खुश, और ये सारी चीजें जो है नजर आ रही हैं। ऑब्वियसली केपीके की हुकूमत जो है अपने सूबे की, अपने शहरों की, अपने लोगों के जब फिरोग के लिए, तरक्की के लिए जब वो इस तरह के इकदाम उठाएंगे शाज़िब, तो नेचुरल है ना, रिफ्लेक्शन किस पर आता है बताइए? आवाम पे आता है ना। सही कह रही हैं, आवाम किसी पर भी सिचुएशन का जो है वो आवाम पर आएगा। अब आवाम अगर खुश होगी तो हवा में खुश होगा, हवा खुश होगी तो गैलप सर्वे की जो रिसर्चेस हैं वो भी जो है वो अच्छा एवरेज दिखाएंगे। और हम ये खबर देकर खुश हो जाएंगे कि 73% लोग जो हैं उनकी आरा पर मबनी ये सर्वे है और 73% लोगों ने ये कहा है कि हम बहुत खुश हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। तो ये एक हैप्पीनेस का फैक्टर, एक होप का फैक्टनेस, और ये जो खुशी है, उम्मीद चाहे हो या ना हो लेकिन खुशी भरपूर है, हम खुश हैं। देखिए शाज़िब कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि उम्मीद नहीं है लेकिन खुश नजर आ रहे हैं। ये सर्वे जानना में मैं बहुत इंट्रीग्ड हूँ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सर्वे लग रहा है और मैं जानना चाहती हूँ ताकि उन्हीं बेसिस पे कुछ सिंध में भी ये खुशी नजर आ इसलिए कहते हैं ना सके। कि आपको आगे कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे कि आप उम्मीद की बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप हाल में रहते हुए खुश हैं, यही सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है कि आप प्रेजेंट में रहते हुए अपने आसपास की चीजों को देखें, उसको एंजॉय करें और खुश रहें। इसी तरीके से केपीके वाले बहुत खुश हैं। हाँ, आई थिंक द फेथ सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, बिकॉज द डिफरेंस है ना फेथ और बिलीव में। तो आई थिंक वो फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है जिसके बेसिस पे क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह है ना, अल्लाह देख रहा है। और हम वीडियो भी एक चला रहे हैं ना, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गैस घर में आई तो कितने खुश हुए। अब गैस का बहरान तो है, लेकिन जब घर में गैस आई है तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। मेरा भी आप लोग हाल सेलिब्रेशन किया करें, खुश हुआ करें कि हमारे घर में 24 घंटों के अंदर 1 घंटा अगर गैस भी आ रही है, 5 मिनट के लिए भी आ रही है, तो उसको भी सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी चीजों पर खुशियां मनाना, इसी तरीके से खुश रहा जा सकता है, अपनी जिंदगी बसर की जा सकती है, और यही तरीका होता है जिंदगी गुजारने का। क्योंकि परेशानियां तो आती रहेंगी और ये टेंशनें तो चलती रहेंगी हमारे मुल्क में भी, और इस तरीके से कुछ आती रहती है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती रहती है, लेकिन आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल सेहत के लिए भी और फिजिकल फिटनेस के लिए भी। बिल्कुल शाज़िब, क्योंकि अगर आपने देखा है तो दीन में भी है कि आप शुक्र करने वाले रहें, आप शुक्र करते रहो, आप छोटी छोटी चीजों पे शुक्र करते। शुक्र में ना बरकत बहुत है। जब आप शुक्र करेंगे अल्लाह का और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तेरा हर हाल में तेरा करम है, तेरा शुक्र है, उस शुक्र में लगेगा मेरे बंदे तूने मेरा शुक्र अदा किया, और अल्लाह पाक और अता करता है। और यही वजह है प्रोबेबली कि हमारे साथ जो अब बिलाल गनाई साहब हमारे साथ मौजूद है ना। बिल्कुल मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल कियानी साहब। बिलाल साहब शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बड़े दिलचस्प सर्वे आप करते हैं और बहुत सारी मालूमात उससे हमें मिलती हैं। सबसे पहले तो बताइएगा ये जो सर्वे किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या दीगर सूबों में भी ये पहले सर्वे किया गया था? इससे कुछ मालूम हो सका है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो केपीके वाले बहुत खुश हैं, तो किस हद तक खुश हैं? कैसे खुश है? जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। तो ये सर्वे ना सिर्फ पाकिस्तान में किया गया बल्कि दुनिया भर में भी किया गया। ये गैलप इंटरनेशनल के साथ मिलकर हमने सर्वे किया, जिसमें तकरीबन 41,000 अफराद दुनिया भर से शामिल हुए, कोई 44 के करीब मुल्क भी शामिल थे। इनमें पाकिस्तान में भी सारे पाकिस्तान में सर्वे किया गया, दूसरे और सूबों में भी किया गया केपी के अलावा। और इंटरेस्टिंग भी, केपी में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी से खुश में नज़र आए, मगर बाकी सूबों वाले भी बहुत पीछे नहीं थे। सेकंड नंबर के ऊपर जो है हमारे सिंध के भाई और बहनें थी, थर्ड नंबर पे बलूचिस्तान और फिर पंजाब। इन सब सूबों में भी 60% से ज़्यादा हम नेट हैप्पीनेस हमने देखी। तो पाकिस्तानी जनरली एक पुरुमीद और अच्छा खुश बिलाल रहने साहब, इसके साथ आप उनकी वजूहात भी पूछते हैं कि खुश होने की वजह क्या है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहले नंबर पर केपीके है, फिर सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, तो ये फर्क किस चीज़ का है और किस वजह से केपीके वाले ज़्यादा खुश हैं? कुछ वजूहात भी, कुछ इस किस्म की बातें भी इस सर्वे में है? बिल्कुल, जनरली जब हम लोगों से यही सवाल करते हैं कि अच्छा आप कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी से खुश हैं, तो मुश्किलात भी आती हैं, आजकल भी मुश्किलात हैं, तो लोग ये हमें कहते हैं कि मुश्किल वक्त तो आता और जाता रहता है, हम अल्लाह मियाँ पर तवक्कल करते हैं, हमारे पास बहुत सी नेमतें हैं, हम उनको गिनते हैं, और जब हम उनसे कहें कि अच्छा कौन सी नेमत सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो लोग फैमिली का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास सेहत है, हमारे पास बाल बच्चे हैं, एक अच्छी लिविंग कंडीशन है, तो हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अच्छा वक्त भी आ जाएगा अगर अभी नहीं है।
वाह वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात आपने बिलाल साहब बताई कि लोगों का ये कहना ये बड़ा अच्छा जवाब है। अगर ये जवाब सब लोग सुन रहे हैं तो इससे मेरे ख्याल है बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टेक अवे होना चाहिए कि अपने बच्चों और अपनी फैमिली, अपने माँ बाप को लेकर आप इतने पॉजिटिव हों कि यार अल्लाह का शुक्र है घर वाले तो हैं। कितनी बड़ी नेमत है घर वाले सबके साथ होना। अच्छा, इस सारी स्टडी में अगर बिलाल भाई मैं आपसे पूछूं तो कितने फीसद लोग नाखुश थे और उनके नाखुश होने की क्या वजह थी, या डिप्रेसिव होने की क्या वजह थी, या नेगेटिव या पेसिमिस्ट होने की क्या वजह थी? बिल्कुल, तो तकरीबन इसमें कोई 23% लोगों ने हमें ये कहा कि वो या अभी ज़ाती तौर पर खुश नहीं है या बहुत नाखुश हैं। और जब हम जनरली उनसे नाखुशी की वजह पूछते हैं तो उसमें एक गुर्बत का होना, बेरोजगारी का होना, महंगाई का मुल्क में होना और एक जनरली लैक ऑफ डायरेक्शन इन द कंट्री का होना, और कुछ हालात में लोगों की जब हेल्थ घर में अफराद की हेल्थ ख़राब होती है, तो ये वो 4-5 वजूहात हैं जो लोग जनरली हमें बताते हैं कि इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी से इस वक्त खुश नहीं हूँ। तो बिलाल साहब, उम्मीद की जब बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे कि बता रहे हैं जो नाखुश थे, क्या उन्हें उम्मीद थी कि आगे जाके हालात बेहतर हो जाएंगे और मामला ठीक हो जाएंगे? जी, ये कोई तकरीबन 10 से 15% पाकिस्तानी हम जब भी मेजर करते हैं, और ये सर्वे इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ये तकरीबन 1980s से हम पाकिस्तान में कर रहे हैं और दुनिया भर में भी हो रहा है। तो हमने देखा है कि 10 से 15% अफराद ऐसे हैं जो ना सिर्फ ज़ाती तौर पर अभी नाखुश होते हैं जब हम सर्वे करते हैं, बल्कि उनमें थोड़ी सी नाउमीदी भी पाई जाती है कि आगे जाकर भी उनको लगता है कि हालात बेहतर नहीं होंगे। ये वो लोग हैं कि जिनको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है, एक हेल्थ सेक्टर की असिस्टेंस की ज़रूरत है, कि जिनको एक प्रोफेशनल केयर की भी शायद ज़रूरत है। डिप्रेशन पाकिस्तान में एक एलिमेंट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सर्वे जो कर रहे हैं वो किस की राय ले रहे हैं, उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? क्या उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, उसमें नौकरी पेशा अफराद भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं? तो आप लोग सैंपल को डिवाइड किस तरीके से करते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल होता है और फिर किस तरीके से उसकी परसेंटेज निकाली जाती है? राइट। तो जो पाकिस्तान में हम सर्वे करते हैं ये शुमारियाती तौर पर रैंडम सैंपल पे किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सर्वे में जो शामिल अफराद हैं उनका तनासब बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में आबादी में अफराद का है। तो जितने फीसद मर्द और ख़वातीन हैं हम उतने फीसद ले लेते हैं। जैसे इस सैंपल में 50% मर्द हैं, 50% ख़वातीन हैं। इसमें आप मेंशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो तकरीबन 50% जो है वो 18 से 35 साल के अफराद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी में 18 से 35 साल के अफराद की तादाद तकरीबन 50% है। इसमें 50% अर्बन इलाकों वाले हैं और 50% रूरल इलाकों के हैं, क्योंकि सेंसस नंबर हमें ये बताता है कि ये शरह। बिलाल साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर भी ये जो परसेंट है अभी 73% की, ये तकरीबन 99% पर जाए, बल्कि 100% पर जाए। लोग इस तरीके से खुश रहे। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और खुशी की बात हो रही है तो जब शादी होती है तो नवीद मुसर्रत होती है, यानी खुशी की बात होती है। और ऐसी शादी जहां पर तुगलक की जो है वो उससे इंस्पायर हो, या यूं कहें कि इतना शदीद हैंगओवर है कि लोग जो है इस वक्त शादियों में थीम्स बकायदा पूरे तुगलक गाजी हो रहे हैं। आप लोगों ने सीरीज देखी है तो उसमें बड़ी खूबसूरत उनकी शादियां होती हैं, जिस तरीके से उनको वहां पर इस्तकबाल किया जाता है दुल्हा दुल्हन को। तो पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बड़ा कॉमन होता जा रहा है। दुल्हन ने एंट्री दी ऐतुल गाजी के स्टाइल में और घोड़े के ऊपर, और साथ साथ वो तमाम उनके जो एहलकार जो सिपाही थे वो भी साथ थे और वो तलवार लेकर, मैंने कहा या अल्लाह, दुल्हन बीच में तलवार चारों तरफ, और फिर वो बैठे और फिर उन्होंने यूं किया और वो पीछे से पूरा वो वही वाला साउंड भी चल रहा था। तो वो मुझे ना वो फीलियर आना शुरू हो गया एकदम से। मैंने जब वो देखी वीडियो तो मुझे भी लगा अल्लाह, वैसे वाकई में बिल्कुल शाही शादी लग रही है। रीमा खान भी नजर आ रही है इसमें, रीमा खान भी नजर आ रही है। अरे वाह वाह, जबरदस्त। और ये इस तरीके से ये शादी हुई। और खैर जो दुल्हन थी, हम उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरीके की दिख रही हैं, शायद उन्होंने ड्रेसिंग हलीमा सुल्तान जैसी नहीं की, लेकिन उनको वो भी करनी चाहिए थी। लेकिन एंट्री शानदार तरीके से हुई। और इसी शानदार तरीके से हम छोटा सा वक्फा लेते हैं और इसी शानदार तरीके से हम वापस आएंगे और हंसते खेलते हैं। हम चाहते हैं गैलप सर्वे पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त 100% हो। तो यूं गए और यूं हुआ।
सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। जहां ठंडी ठंडी हवाएं बढ़ रही हैं कोयटा की, कराची की तरफ, इस तरह बहुत सारी और भी बातें हैं जो जहन में उठती हैं। और शाहजेब, वक्फे से पहले हम यही बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि जब हम कोरोना की बात करते हैं, ओमिक्रॉन की बात करते हैं, सिचुएशन बढ़ने की बात करते हैं, जो वेरिएंट बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनकी भी बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं, उनकी वजूहत क्या है? दिमाग में एक सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है शाहजेब? पाकिस्तान में अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ये होम ग्रोन हो रहा है, ये वेरिएंट जो है? बिल्कुल ऐसे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। जैसे कि माहिरीन बता रहे हैं कि फरवरी में तकरीबन ये पीक पे जाएगा, बहुत ज्यादा केसेस आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कैसे? लेकिन कैसे, आखिर ये हो कैसे रहा है, केसेस पाकिस्तान में बढ़ कैसे रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शो में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन खान ने। नौशीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया है इस अहम मामले पर बात करने के लिए। नौशीन साहिबा, सबसे पहले जैसा कि माया ने ये पॉइंट रेस किया, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अब हम देख रहे हैं जो 12 केसेस सिर्फ ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री मिल रही है उनकी जो सफर करने की। अगर बाकी तमाम केसेस पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये किस तरीके से आ रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वेरिएंट यहीं पर जन्म ले रहा है, पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ये वेरिएंट आया तो बाहर से ही है, मगर जाहिर है कि जो लोग बाहर से ट्रेवल करके आए हैं वो यहाँ आके बहुत सारे लोगों को मिले होंगे और इस तरह से वो स्प्रेड करता है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जा रही है। ये 12 तो वो हैं जो कि डायग्नोज हो गए हैं, जिनका हमें पता है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बाहर के ट्रेवलर्स जो हैं इससे ज्यादा नंबर में हो, क्योंकि ये टेस्ट जिस वक्त आपके एयरपोर्ट पे होता है तो ये कई दफा आपका नेगेटिव भी आता है, गो के आप कैरियर होते हो। और दूसरी बात ये कि साइलेंट बगैर सिम्टम्स के बगैर भी जो लोग वैक्सीनेट होते हैं उनको कई दफा सिम्टम्स नहीं होते, मगर वो इन्फेक्शन को कैरी कर रहे होते हैं और वो दूसरों तक उसको पहुंचा सकते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेवलर्स की तादाद भी इससे ज्यादा हो सकती है, मगर ये आया बाहर से ही है। और गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि हम इसको जितना डिले कर सके हम इसको करें, क्योंकि विजिलेंस एयरपोर्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी एयरपोर्ट्स पे। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो था वो इन सी कैटेगरी ममालिक के लिए कंपलसरी कर दिया था। उसके अलावा उनको यहाँ आके जो भी सी कैटेगरी ममालिक से पाकिस्तान आए हैं उनको एक कंपलसरी क्वारंटीन भी करना पड़ रहा है, चाहे उनका टेस्ट नेगेटिव भी हो फिर भी उनको 3 दिन के लिए जो है क्वारंटीन करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ हुकूमत के इक़दामात की वजह। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसा कि आप कह रही हैं क्वारंटीन उनको करना जरूरी है, इस बात को मेक श्योर कैसे किया जाता है कि वाकई वो लोग क्वारंटीन कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर अफराद जो है वो अपने घर चले जाते हैं क्वारंटीन में, लेकिन उस तरीके से फॉलो नहीं करते इस तमाम इंस्ट्रक्शंस। जी, कुछ वाकयात ऐसे आए हैं कि नोटिस में कि जिनको सियालकोट एयरपोर्ट या जहाँ से उनको क्वारंटीन की तरफ ले जाया जा रहा था मगर वो वहाँ से निकल गए। तो मैं समझती हूँ कि इसमें हुकूमत का तो बहरहाल फर्ज है ही कि हम इंश्योर करें कि वो लोग क्वारंटीन में रहें, मगर एक जिम्मेदार शहरी का भी ये फर्ज है कि अगर उसको पता है कि वो रिक्वायरमेंट है तो वो भी अपना रोल अदा करे। और मगर मेजॉरिटी जो लोग हैं वो बिल्कुल क्वारंटीन कर रहे हैं और जो हुकूमत के SOPs हैं उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। और इसी वजह से मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान में आने से पहले दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में आ चुका था, पर हमारी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज की थी उससे डिले हुआ पाकिस्तान में आना। अग्रीड डॉक्टर साहब, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि इतनी सख्ती के वजूद इसीलिए ये रिजल्ट आज निकला है और हमें नजर आ रहा है, जो कि हम समझते हैं कि हमारी अचीवमेंट भी है हमारी मुल्की लेवल पर। लेकिन एक चीज़ आपने अभी खुद ही कही कि इंडिविजुअल बेसिस पे जो हमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए उसमें अभी बहुत हद तक, क्योंकि मैं बहुत ही एक आम इंसान हूँ और मैं देखती हूँ आम लोगों को जब, तो अभी भी लापरवाही का जो वो एक साइकोलॉजिकल उनका एक नजर आता है ना, उसमें नजर आता है कि उसमें लापरवाही है। उसकी सबसे ज्यादा बेसिस किस वजह से है? वो क्यों है रिबेलियस? देखिए जी, अभी आप ये बात कर रहे थे कि हम फरवरी में एक पीक देख सकते हैं केसेस में वाज़े इजाफा। इसी तरह की जो प्रेडिक्शन थी हमारी या जो प्रोजेक्शन थी उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम दिसंबर के मिडल में भी एक इंक्रीज देखेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप देखिए कि आज दिसंबर खत्म होने वाला है और हम बहुत थोड़े से केसेस के ऊपर हैं और पॉजिटिविटी रेशियो पाकिस्तान में आज भी 0.1 से नीचे ही है।
तो इसका बहुत हद तक डिपेंड करेगा लोगों के रवैयों पे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के ऊपर। तो लोग हमने देखा पिछली वेव्स के अंदर बहुत से लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया था, पर अब मैं समझती हूँ कि जिस तरह से वैक्सीनेशन हमारी तकरीबन 48% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली वैक्सीनेट हो चुकी हुई है, और तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक डोज तो ज़रूर लग चुकी हुई है। तो अगर हम ये अपना 70% का टारगेट अचीव कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम कोई बहुत बड़ी वेव नहीं देंगे। जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आके मैं शाहजेब एक सवाल करना चाह रही हूँ यहाँ पर, ये कि अभी आपने कहा कि इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लग चुकी है। एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, और मैं एक आम इंसान की, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब हम नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहबा, लेकिन अगर हमें ये खतरात हैं और फरवरी में हम ये देखते हैं राइज होने का, तो हम पीएसएल के देखते हैं कि वहां पर ओपनली शाहजेब लोगों को अब 100% आने की इजाजत देने की जो है वो प्लान, शायद क्रिकेट को ओपनली आने की इजाजत देने की प्लानिंग हो रही है डॉक्टर साहबा। अब उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे अगर हमें ये खतरा है तो? देखें जी, ये एनसीओसी में अंडर कंसिडरेशन है कि पीएसएल को 100% कैपेसिटी पे इजाजत दी जाए, मगर ये सारी सिचुएशन जो है वो फाइनली रिव्यू होगी 15 जनवरी को। अगर उस वक्त हमें केसेस में कोई इजाफा लगा तो एनसीओसी डेफिनेटली जो है वो इस पॉलिसी में कोई चेंज लेकर आएगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपने वक्त दिया आने के लिए, और आपने जो चंद सवाल थे ये बहुत आम आदमी के सवाल थे और उस पर आपने जो है हमारी गाइडेंस की। थैंक यू सो मच। नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, शो में आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और अब हम एक बार फिर, जैसा कि हम इंट्रो में जिक्र कर रहे थे, शुभनामे में जिक्र कर रहे थे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज महंगी हो रही है, हर किस्म की अशिया महंगी हो रही हैं, उस पर भी टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि टैक्स की शरह में भी इजाफा किया जा रहा है, तो अब तो चीजें मजीद महंगी होंगी। शाहजेब, आपने महंगाई की बात की, अब मैं एक सवाल करती हूँ आपसे और पूरी दुनिया से एक सवाल करती हूँ, ठीक है? फर्ज कीजिए एक शख्स है जिसकी आमदनी फकत 50,000 रुपए सैलरी है। आप मुतवस्सित तबके की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जो सफेद पोश है, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जिसकी तकरीबन से 50 से 51, 52, 55,000 मैक्सिमम होगी। उसकी 3 बेटियां हैं, ठीक है? उसकी पढ़ाई, उसकी नशमा, उसकी तरबियत, सब कुछ एक तरफ। जब उसकी शादी का मामला आता है तो एक गरीब बाप, एक ऐसा घराना जहां पर बेसिक्स को मीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो अपनी बच्ची की शादी किस तरह करेगा? और लोग भी हमारे मुआशरे में मुंह खोल के जहेज मांग लेते हैं, ये नहीं सोचते कि आजकल जहेज की कीमत क्या है। जो एक सिंपल सा सेट है वो आपको कितने में मिलता है? जब महंगाई हर चीज में बढ़ रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, बाकी कीमतें में भी इजाफा हो रहा है, तो आप ये भी सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो जहेज आप मांगने के लिए तैयार हैं या मांगना चाहते हैं, उसमें इजाफा कितना हुआ है, उसकी कीमतों में इजाफा कितना हुआ है। शाहजेब अशफाक अहमद साहब मरहूम ने एक बात कही थी कि जब किसी बेटी की शादी में जाओ तो उसके खाने की बुराई मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक वक्त का खाना है, लेकिन किसी बाप की पूरी जिंदगी की कमाई है उसके पीछे। आपको दिखाते हैं शाहजेब और मैं जब गए पता करने के लिए कि एक आदमी कैसे अपनी आज के वक्त में इस महंगाई में अपनी बेटी की शादी कर सकता भी है। आइए आपको दिखाते हैं। शादी ब्याह की चीज़ों में सबसे मेन चीज़ों में आता है एक सेट कम से कम होना चाहिए। और याद दहानी आप लोगों की करा दूं कि एक शख्स जिसकी तनख्वाह फ़कत 50,000 रुपये है और उसके 3 बच्चे हैं, उनमें से जब उसको शादी के 2 बड़े इवेंट्स करने होते हैं, शादी का जोड़ा करना होता है, अपनी बच्ची का खाना करना होता है, ज्वेलरी केक सेट तो होना ही चाहिए, या चूड़ियों का सेट तो होना ही चाहिए। क्या कहेंगे ससुराल वाले, दुनिया वाले क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा? और इन सब चीज़ों के बोझ के तले एक बाप दबता चला जाता है।
इस वक्त मैं एक ज्वेलरी की शॉप में हूँ जिसका नाम एरम ज्वेलर्स ताइक रोड पर, और यहाँ पर भाइयों से मैं चेक करवा रही थी कि क्या सेट्स जो बनते हैं, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है और जाहिर है इनका तो रोज़ का काम है ये, किस तरह सेट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या पहले इनकी कीमत होती थी, आजकल कम से कम भी सेट बनाने वाले कितनी लागत का होता है, क्या उसकी कीमत होती है और उसका क्या तोला होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है भाई। आजकल अगर एक फ़र्ज़ करें एक आदमी है जिसकी 50,000 तनख्वाह है, उसकी 3 बच्चियां हैं और उस पर उसके शादी आ जाती है, 2 बड़े इवेंट्स होते हैं, जोड़ा होता है, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, सेट ज़रूरी होता है। तो मैं अगर पूछना चाहूँ कि पहले और आज में क्या फ़र्क है, कितने में सेट पहले बन जाया करता था, आज अगर सेट को मांगते हैं तो क्या कहकर मांगते हैं कि भाई एक गले का चाहिए या लंबा हार चाहिए, ये क्या डिमांड क्या होती है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है आजकल कि पहले गोल्ड के रेट थे कम, तो उस चक्कर में ब्राइडल और सब चल जाता है। अब रेट इतना ऊपर चले गए हैं कि हर बंदे की बजट से आउट हो गया है। हर बंदा कह रहा है कि यार कम से कम, तो इस चक्कर में अब रेट बढ़ गए हैं, गोल्ड आपके कम होते जा रहा है और ज़्यादातर अब बिल्कुल लाइट से वेट में चल रहे हैं कि हर बंदे के रेंज से आउट होता जा रहा है। तो इस चक्कर में कोई आता है भाई आपकी तरफ तो वो क्या कहता है, जी मेरा ये मतलब आपको लगता है, को अंदाज़ा हो जाता है कि यार इनका बजट ज़्यादा नहीं है, तो उनकी सफ़ेद पोशी का पर्दा रखते हुए अल्लाह पाक सबके पर्दे रखे, लेकिन क्या कहते हैं, उनका बजट क्या होता है, भाई इतने में आप एक सेट दिखा जो सेट है कम से कम भी मांगे जाए, लाख सवा लाख से कम तो कोई सेट मिल ही नहीं रहा। कैसे सवा लाख से कम कैसे मिलेगा? मतलब जो ब्राइडल के हिसाब से नॉर्मल आप नहीं जाओ 30-35 हज़ार 40 हज़ार रेंज पे मिल जाएगा, मगर ब्राइडल के हिसाब से 80 से लाख रुपये कम से कम ये रेंज है, इससे कम नहीं आ पा रहा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी तो लोग कहते हैं कि भाई कम से कम चलो हमारा एक पर्दा रह जाए, उसके क्या रेट्स हैं? देखिए आर्टिफिशियल भी ज्वेलरी आजकल जो ले रहे हैं ना, कम से कम भी 25 से 30 हज़ार की पड़ रही है। 25 से 30 हज़ार ब्राइडल में। नॉर्मल आप ले रहे हो 10 से 15 हज़ार की रेंज की भी है। अब वही बात है कि जिस कैटेगरी का आप लोगे उस कैटेगरी का आपको मिल जाएगा, हर रेंज की आपको मिल जाएगी इस पर भी। लेकिन कम से कम 15 से 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार कम से कम ब्राइडल सेट। मुझे अब ये बात बताइएगा कि इस महंगाई का जो प्रेशर आया वो आप लोगों पे कितना आया? देखिए पहले और अभी के मुकाबले 75% कम हो गया है काम, 75% कम हो गया बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे की बजट से आउट हो गया है। तो इस चक्कर में गोल्ड पे तो रेट रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों के ऊपर, आप लोग पहले आप लोगों की कमाई थी उस पर बहुत बड़ा प्रेशर है। लाजमी प्रेशर तो है ना, मगर अब क्या करें, अब चलना तो है, अल्लाह मालिक है, पहले भी नहीं। अब जब हम बाज़ार में निकले ही हैं, हम देखने के लिए कि क्या ज़ेवरात की कीमतें हैं, क्या जोड़ों की कीमतें हैं, कैसे एक आम इंसान जिसका ताल्लुक़ मुतवस्सित तबके से है वो कैसे अपने घर की बच्ची की शादी आज की महंगाई और आज के हालात में कर सकता है। मुझे बताइए कि अगर मैं आज आपसे कहूँ कि एक ऐसा शख्स जिसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, 3 बच्चियाँ हैं, उसकी एक बच्ची की शादी सर पर खड़ी है, उसको कम से कम एक जोड़ा बड़े दिन का, फिर उसको जहेज़ में भी कुछ जोड़े बनवाने होते हैं, चलो उसको एक आध जोड़ा कोई एक्स्ट्रा भी क्या बना सकता है एक आम इंसान? बहुत मुश्किल है आज के दौर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप कोई भी अगर उरूसी लिबास, वेडिंग ड्रेस आप कोई थोड़ा भी अच्छा और मुनासिब भी देखते हैं तो मुनासिब से मुनासिब भी लाख से ऊपर की रेंज में आता है मार्केट में जी। तो अब इसके अंदर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि 50,000 उनकी सैलरी है, बहुत मुश्किल है कि वो अच्छी तरीके से अपना इवेंट करवा सके और अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस पहनवा सके। बच्चे की तो ख्वाहिशें होती हैं, बेटियों की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिशात हैं इसी वजह से, लेकिन अब महंगाई इस हद तक हो चुकी है कि हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर मैं इस जोड़ी की बात करूँ, इसका दुपट्टा और इसकी शर्ट और इसका शरारा कितने का होगा? ये एज इट इज़ तो खैर काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसकी बैक फ्रंट पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, ये 4.5 लाख के करीब, 4.5 लाख 4.5 लाख रुपए का ड्रेस है ये।
और मगर अगर आप कोई एवरेज भी लेती हैं, ये तो जैसे बहुत ही हैवी हो गया, एवरेज भी आप लेंगी तो वो आप समझें लाख से ऊपर की रेंज में ही आपको कोई नॉर्मल ड्रेसेस जो पहले हमारे बन जाते थे 50-60,000 में, वो नहीं बन, अब वो कॉस्टिंग अब ख़त्म हो चुकी है। अब वो वही ड्रेसेस लाख से ऊपर जा चुके हैं। अगर किसी की बाइंग पावर नॉर्मल क्लाइंट की होती थी किसी के दौर में 40,000-50,000 में, आपसे अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 40-50 हज़ार रुपये का कोई ख़रीदने आए तो एक अच्छी रेंज होती थी हमारे लिए कि वो एक अच्छी रेंज लेकर आए। अब उसकी रेंज हो गई है 20-25 और महंगाई अलग हो गई है, 20-25 हज़ार रेंज हो गई, रेंज हो गई। आइए आपको लेकर चलते हैं कि और मार्केट में और चीज़ें जो एक शादी में एक बेटी के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी कीमतें किस कदर और कौन से आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वैसे तो हर तबका ही इससे मुतासर हुआ है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुतवस्सित तबके की। जैसे कि माया खान ने भी आपको बताया कि ज्वेलरी और कपड़ों में कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आजकल शादी का सीज़न है, फर्नीचर ही महंगा होता जा रहा है। इसी वजह से आज हम पहुँचे फर्नीचर मार्केट में। आज आपको बताएंगे कि फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, किस हद तक इजाफा हुआ अगर गुज़िश्ता साल से इसका मुवाजना किया जाए। फर्नीचर मार्केट का जैसे कि हमने रुख किया है, अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म का फ़र्नीचर यहाँ पर दस्तयाब है। कुछ आपको महंगा फ़र्नीचर ही मिलता है, कुछ सस्ता भी मिलता है, कुछ दरमियानी प्राइस का फ़र्नीचर भी होता है। लेकिन जो आज हम समझने के लिए निकले हैं बाहर, उसका मकसद यही है कि जो मुतवस्सित तबका है, जितनी उनकी आमदनी है, उसमें किस किस्म का फ़र्नीचर वो ख़रीद सकते हैं। अगर हम एक सिंपल से सेट की बात करें जिसमें एक बेड शामिल होता है, एक ड्रेसिंग टेबल होती है, एक अलमारी होती है, वो कितने का मिलता है, यही जानने के लिए हम निकले हैं। यहाँ पर भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबियान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आपके पास मुख्तलिफ लोग आते होंगे ख़रीदने के लिए, और आजकल क्योंकि शादियों का सीज़न भी है तो ज़्यादा लोग आते हैं फ़र्नीचर ख़रीदने के लिए। सबसे पहले मुझे बताएं कि एक बेड और एक अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल का जो सिंपल सा सेट होता है वो कितने तक का मिल जाता है और उसकी प्राइसेस कितनी वेरिएट करती हैं? लाख रुपए का भी सेट होता है, 1,20,000 का भी होता है, 2 लाख का। जैसी चीज़ होती है वैसे पैसे होते हैं, जैसी डिज़ाइन होती है वैसे पैसे होते हैं। अच्छा, और इस वक्त जो हम पीछे बेड देख रहे हैं ये तकरीबन कितने के ही हैं? 1.5 लाख के, 2 लाख के? अलग अलग प्राइस है। एक 35 का भी है, एक 60 का भी है, 2,10,000 का भी है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है अगर किसी को ये सेट खरीदना है तो कम से कम उसके पास 1-1.25 लाख रुपए लाजमी हो। इसके बगैर वो नहीं खरीद सकते। उससे बगैर फिर उसको लेमिनेशन के सेट मिलते हैं जो गरीबाबाद में होते हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जिस सेट की आप बात करें, अगर फ़र्ज़ करें वो 1.5 लाख रुपए का है तो पिछले साल कितने का मिलता था? पिछले साल से काफ़ी फ़र्क आ गया इस साल में। पिछले साल 10-15 हज़ार कम ही होते थे सेट के। तो बजट तकरीबन ज़्यादातर लोगों का कितना होता है जो वो कह रहे होते हैं? वो कहते हैं कि जी कम से कम पैसों में हमें बना दें, हम इतने पैसे आपको दे सकते हैं, इसमें ही आप एडजस्ट करें। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि जितने उनके पास पैसे हैं उसी में उनको एक सेट बना दिया जाए। फिर उनको वो चीज़ ही वैसी दिखाते हैं जो 1.5 लाख रुपए करीब की सारी चीज़ें मिल जाए। उनको डिवाइडर भी मिल जाए, मैट्रेस भी मिल जाए उसमें, क्योंकि मैट्रेस विदाउट मैट्रेस रेट बता रहा हूँ मैं जो यहाँ पर हैं चीज़ें। महंगाई हर चीज़ पर असरअंदाज होती है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे, चाहे ज्वेलरी की बात हो, कपड़ों की बात हो, हर चीज़, हर अशिया महंगी होती जा रही है। फर्नीचर मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं, जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि मुतवस्सित तबका कितने में एक फ़र्नीचर हासिल कर सकता है, कितने पैसे उसको चाहिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम, आप बताइए आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हम बात कर रहे हैं मुतवस्सित तबके की जिसकी आमदनी, मिडिल क्लास अगर आप आदमी की बात कर रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए का बेडरूम सेट, यानी कि जिसकी तनख्वाह अगर 30,000 रुपये भी है या 40,000 रुपये भी है ज़्यादा, उसके लिए भी कितनी बड़ी मुसीबत है कि उसको घर के लिए जाके 1.5 लाख रुपये का कम से कम खरीदना पड़ेगा। बेडरूम सेट आज से 1 साल पहले हम ईजिली 1,20,000 रुपये का सेल आउट किया करते थे। 40% रेट इंक्रीज हो गया उसका। आज वही बेडरूम सेट 1,80,000 रुपये से कम नहीं है। देखिए, परेशानी तो ये है कि जब किसी को अपनी बेटी के लिए जहेज देना होता है और उसके ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा होता है कि उसको जहेज देना ही देना है, उसको ख़रीदना है, और जब बाज़ारों के अंदर वो निकलता है कोशिश करता है कि मुझे कम से कम पैसों में एक अच्छी चीज़ मिल जाए जो वो अपनी बेटी को दे भी सके, इज्जत के साथ घर वापस भी आ सके। उसको आप क्या देते हैं? वो आपसे क्या मांगता है? तो बेचारा मजबूरन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है, कुछ हम उसके साथ फेवर करते हैं। अब जैसे पहले हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो था, आज वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी नहीं रहा,
और बेचारा वो चीज़ जो पसंद करता है वो परचेज नहीं कर पाता, फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ ही करके जाता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कहीं पे कि यार अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको ज़रूरत है और उसके बाद इतने पैसे नहीं है तो मेरा कुछ पैसे कम हो जाए लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। जिस क्लाइंट से अच्छी गुफ्तगू हो जाती है वो बेचारा ये भी हमसे रिक्वेस्ट करता है कि यार कुछ पेमेंट जो है वो आपकी बकाया, मैं आपको इस दिन पे करूँगा। बाज़ दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन हमारे साथ आती है। जिसकी आमदनी 30,000 रुपए है तो मैं तो यही आज जानने के लिए निकला हूँ कि उसको फिर किस तरीके से फर्नीचर मिलता है या आप किस तरीके से उसको बेचते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ, जिसकी आमदनी 30,000, 35,000, 50,000 रुपये है, आजकल एक मिडिल क्लास तबके का गुजर बसर 50,000 रुपये से ही है। और अगर इस तबके का भी आदमी है अपनी बेटी की शादी करने निकला है तो वो बेचारा उधार लेकर ही करता है सब कुछ। अगर पिछले साल के साथ मुवाजना किया जाए तो कितना महंगाई में इजाफा हुआ, आपकी चीज़ें कितनी बढ़ गई और आपका खर्चा कितना बढ़ गया। वही तमाम फर्नीचर जो पिछले साल आप बेचते थे वो अब कितने में बेचना पड़ता है आप? सर अभी मैं आपको अपनी फील्ड के हवाले से अगर बात करूं तो कोई शख्स अगर नया न्यू बॉर्न कदम रख रहा है इस फील्ड के अंदर तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। हम लोग 5-6 साल से कंसिस्टेंटली कारोबार कर रहे हैं, हमारा अपना पर्सनल क्लाइंट सेट हो गया तो इस वजह से चल रहा है। हालांकि एक साल के अंदर 40% रेट इंक्रीज हुआ है हमारी फील्ड के अंदर। अगर मैं कहूँगी मेरे पास भी बहुत ही कम पैसे हैं, आप बस मुझे बताएं इससे सस्ता आप नहीं दे सकते, सब सस्ता है। तो मेरे पास 3 पीस, एक अदर बेड, 2 साइड टेबल, एक 3 पल्ले वाली अलमारी और एक अदर ड्रेसिंग 4 फीट की, ये कम से कम मेरे पास 1,30,000 रुपये का सर। ठीक है, पार्टेक्स के अंदर पॉलिश में है। ठीक है, यानी कि हम जिस मुतवसत तबके की बात कर रहे हैं जिसकी आमदनी 30,000 से शुरू होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक चली जाती है, अगर उसको भी अपनी बेटी के लिए जहेज़ खरीदना है या फर्नीचर मार्केट में जाकर फर्नीचर हासिल करना है तो 1,30,000 रुपये उसको लाजमी अपनी जेब में रखने होंगे, तब वो ये तमाम चीज़ें हासिल कर सकता है। वो भी जो बताया जा रहा है कि बिल्कुल सिंपल एक सेट जो होता है वो ख़रीदने के लिए। आपने देखा ये पैकेज और वाकई आज के वक्त में एक शादी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आसान है वो है हमारे साथ रहना। रहेगा हमारे साथ छोटे से वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान अभी वापस आता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं और लगाते हैं गोल चक्कर दुनिया का और देखते हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे 3D मम्मी की। क्या बात है शाहजेब, इतने सालों बाद अगर हमें ये पता चलेगा जो पहला फिरौन था उसका दरअसल उसका चेहरा, उसके नकूश, उसके फीचर्स कैसे थे, एक्चुअली बहुत इंट्रिगिंग खबर है ये। बिल्कुल, मिस्र में 3,000 साल पुरानी मशहूर हनूतशुदा मम्मी को डिजिटल तौर पर खोल दिया गया है। 1881 में दरियाफ्त होने के बाद इसको मास्क को हटाया नहीं गया था, लेकिन अब पहली मरतबा इसके राजों से पर्दा उठाया जा रहा है। और जो पहली मरतबा बादशाह हैं एमेनहॉटेप अव्वल का चेहरा, उनकी उम्र, सेहत की हालत, मुनफरिद मम्मी बनाने और दोबारा दफनाने के बारे में बहुत से राज अब सामने आ रहे हैं जो अब तक किसी को मालूम नहीं थे। और आई थिंक ये आखिरी फिरौन थे जिनके दिमाग को भी नहीं निकाला गया था शायद। एग्जैक्टली, इनके दिमाग को खोपड़ी से नहीं निकाला गया था। तो एक 3D पिक्चर, इनकी 3D वीडियो जो है वो जारी की गई है जिस तरीके से इनको देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं व्हाट्सएप फीचर की तरफ। व्हाट्सएप नए नए फीचर्स मुतारिफ कराता है, लेकिन एक फीचर जिससे वाकई मैं तो बहुत फायदा उठाऊंगा क्योंकि मैं बहुत तंग हूं जब मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस आते हैं और वो तमाम कन्वर्सेशंस को नीचे ले जाता है तो हम बड़े परेशान होते हैं। लेकिन अब नया फीचर मुतारिफ कराया जा रहा है और कम्युनिटीज नामी इस फीचर का काम यह होगा कि आप तमाम ग्रुप्स को एक अलग फोल्डर बना सकते हैं उसका और उसको अलग ट्रीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि आपका एक होता है मैसेजेस, आपका एक होता है कॉल्स और एक आपका होता है स्टेटस का। इस तरह ही कम्युनिटी के नाम से भी एक और जो है वो कॉलम बन जाएगा, रो बन जाएगी। उसमें आप अपने सारे जितने भी ग्रुप्स हैं जिनसे शाहजेब, क्योंकि मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, शाहजेब बहुत सारे ग्रुप्स में, तो शाहजेब कह रहे मैं एक ही साथ सारे ग्रुप्स डाल दूंगा और वहीं पे इनबॉक्स होगा और वहीं पे जो है वो आउटबॉक्स होगा। है शाहजेब ऐसे ही ना? ताने मार रही है मुझे। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर बीटा वर्जन पर आजमाइश के लिए मुतारिफ कराया गया है सबसे पहले और इसको सार्फिन बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फीचर है। यानी कि ये उम्मीद की जा सकती है कि एंड्रॉइड में भी बहुत जल्दी मुतारिफ हो जाएगा। क्या जबरदस्त। और किस्मत अगर मेहरबान हो तो ऐसे मेहरबान हो किसी पर कि गलती से भी जो है वो लॉटरी लग जाए। बिल्कुल, उन्होंने बटन दबाया $5 टिकट का और जब वो टिकट लेकर घर पहुंची तो उन्होंने मैरीलैंड की लॉटरी स्मार्ट ऐप से बार कोड स्कैन किया तो पैगाम उनको मौसूल हुआ। क्या पैगाम मौसूल हुआ कि उनको मुबारक हो, आपको $50,000 मिल गए हैं, आप जीत चुकी हैं।
वाह, मतलब मैं भी मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा सा बड़ा भी ले ले, लेकिन पैसे निकलने मुझे चाहिए। भी बहुत दफा बेनजीर इनकम सपोर्ट के मैसेज आए हैं और बहुत सारी लॉटरीज इस के पर मैसेज आए हम हैं। सेगमेंट करने वाले हैं बाय द वे, ये तुम तो देखना अभी हम इस पर fraud भी भी होता है करेंगे। यहाँ पर हाँ, बहुत ये ज़्यादा, fraud भी आप होता है, लोग क्या लेकिन करें? ये तो वाकई मिल गए भाई, ये मुबारक हो मैरीलैंड की खातून, आपने गलती से जो सही आपने टिक लगाया अपनी लक पर और अल्लाह ने आप पे मेहरबानी फरमाई। इसके बाद जो हम मेहरबानी फरमानी की तो चलो उन्होंने लीगली किया, चलो कोई बात नहीं, मासूम गलती थी ये तो। लेकिन चोर भी कुछ मेहरबानी फरमाए, कम से कम मस्जिद को छोड़ दें। ये तो जैसे बड़ा कि ही ये खबर सामने आ रही है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक चोर छुपके से रात के वक्त मस्जिद के पास जाता है और वहां पर जो चंदे का बॉक्स होता है उसको चुराकर उसमें से सारे पैसे चुराकर ले जाता है। मतलब इखलाकी तौर पर ये शख्स कितना गिरा हुआ है। मैं सिर्फ ये जान सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ फ्रस्ट्रेशंस है, मैं समझ सकती हूँ बेरोजगारी, मैं समझ सकती हूँ गुर्बत है, लेकिन मैं मस्जिद के जो चंदे, ठीक है मतलब मैं कुछ नहीं इस पे कहना चाहती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, पता नहीं कितने जुड़ के अल्लाह के मामला अल्लाह जाने, लेकिन इस तरह मस्जिद के चंदे के बॉक्स से पैसे निकालना एक वाकई एक थोड़ा सा बुरा लग रहा है। देखिए ना, वो पैसे इस्तेमाल कहाँ होते हैं, जो मदरसे के बच्चे होते हैं उनकी तालीम के लिए, उनकी देखभाल के लिए, सदकात हैं, खैरात हैं, लोग अपने जो हैं वो सदकात खैरात या जो जिस तरह वो उसका एक अलग बॉक्स होता है। मस्जिद के लिए आप अलग चंदा देते हैं जो मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो आपके लिए इस दुनिया में नहीं दूसरी दुनिया में जाके आपके लिए आसानी का बायस बनता है। तो देने वालों की तो अल्लाह पाक नियतों कबूल फरमाए। लेकिन देन अगेन अब चलते हैं एक ऐसे घर की तरफ जो दिल काला नहीं है, इसका एक्चुअली इस घर का रंग काला है, और ये है ब्लैक हाउस, जिसका हैशटैग इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो रहा है और वो है हैशटैग गॉट होम। गॉथम इज बेसिकली गॉथम और होम को मिलाकर बनाया गया है और ये एक जर्नलिस्टिक नाम है जो कि न्यूयॉर्क का जो है सिटी को दिया जाता है गॉथम सिटी के नाम से, बट गॉट होम को दिया गया है और दुनिया हो गई है दीवानी इस घर की। शायद बिल्कुल, इसकी दीवारें भी काली हैं और अब तासुब ना फैलाएं यार, काली रंगत की बात कर करके बहुत अफसोस की बात है। यहाँ पर हम घर की बात कर रहे हैं, ये घर जो है इसकी तमाम दीवारें भी काली हैं, बहुत वायरल भी हो रहा है, ये अल्फाज ऑनलाइन वायरल हो गए और गैर पता है इसके जो ओनर हैं वो बेचना नहीं चाह रहे, बड़े लोगों ने ऑफर दी है, ही इज नॉट सेलिंग इट। अच्छा, doesn't want to sell it, कहते नहीं I don't want to sell it because उनका अपना पता है, उनको मेरा अपना घर जो है अपने आप में एक इंडिविजुअल और अपनी एक जो है वो एक मुनफरादी उसकी लुक है पूरी, तो वो नहीं उसको बेचना चाहते। खैर ये तो घर की बात हो रही है, घर की बात हो तो घर में झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन झगड़े तो खला में भी हो जाते हैं और आजकल जो झगड़े हैं वो खला में हो रहे हैं। ये हकीकत पर मबनी बातें हैं। हम देख रहे हैं कि लड़ाई जमीन से खला तक पहुंच गई है दो मुल्कों की। चीन ने अमेरिका पर खला में गैर जिम्मेदाराना और गैर महफूज अमल का इल्जाम लगाया है। पहले जमीन पे झगड़े थे, अब खला में झगड़े। बिल्कुल, ये कहा है कि खला में हादसात से खलाबाजों की जान को खतरे में डाला गया। तो अब ये भी एहतियात करनी होगी कि खला में भी कुछ झगड़े ना हो, क्योंकि हर जो मुल्क है वो अपनी जो उनकी स्पेसशिप्स हैं वो खला में जा रही हैं और वहां पर हादसात भी हो सकते हैं और जो खलाबाज हैं उनकी जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। यही सोचे थे कि खला में हम यहाँ पे नहीं सेव करते हैं, खला में वो बाल बचा है, वो एक टकराव होते होते। सीरियसली अब कैमल्स की तरफ जरा चलें, चलते हैं, बिल्कुल हम लोग कर लेते हैं। जो किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल इस वक्त धूम मचा रहा है और उसमें धूम खास तौर पर कौन मचा रहा है, वो पाकिस्तानी कैमल्स हैं जो वहां पर छाए हुए हैं। वहां के शायकीन बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ काम तो लिए जाते हैं ऊँटों से, लेकिन इसके साथ जो उनका रक्स है वो पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर है और अब तो दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है। पाकिस्तानी ऊँट जो कि इस फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेले में बच्चों को ऊँटों पर सवार किया जा रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताया कि तकरीबन 3000 सयाहों ने ऊँटों का ये खूबसूरत प्रोग्राम देखा और इससे बहुत पसंद किया। खासतौर पर जो पाकिस्तानी ऊँट हैं उनकी बहुत तारीफ की। जबरदस्त, ये हो गया दुनिया का गोल चक्कर, और अब चक्कर लगा के जरा सा लगाएं ब्रेक और आ जाएं कराची वापस। आपको लेकर चलते हैं नस्ला टावर के इशू की तरफ। नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ पुलिस एक्शन अब हो गया है बहुत जबरदस्त, एक्शन में आ चुकी है पुलिस, और अगली जो इस वक्त खबर है वो शाहजेब भी आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल, अलॉटमेंट और करप्शन के इल्जामात में एंटी करप्शन टीम ने DG KDA आसिफ मेमन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जराये का ये कहना है कि आसिफ मेमन का फ्रंट मैन भी जेर हिरासत है, जिससे पूछगछ इस वक्त जारी है। तो यहाँ मामला आसिफ मेमन और आतिफ लंबाने गुलिस्तान जौहर और कोरंगी में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात गुज़िश्ता 3 माह से जारी थी। तो ये बड़ा अहम मामला, और अब हम देख रहे हैं कि पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, छापे मारे जा रहे हैं। जो SPCA के अफसरान हैं
उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जो जिम्मेदारान है नस्ला टावर के, खास तौर पर इसका अप्रूवल देने के, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वहां के मकीन हैं, हमने उनको देखा वो किस तरीके से कितना परेशान हुए। तो ये करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के मजीद टावर्स ना बने, लोगों का नुकसान ना हो, उनकी इन्वेस्टमेंट जाया ना हो, उनको बेघर ना होना पड़े। तो ये गिरफ्तारियां करना बहुत जरूरी है, इनके खिलाफ कार्रवाइयां करना बहुत जरूरी है। FIR जो है ना मजीद उलझ के रहेगी, बिकॉज किसी ऑफिसर का नाम जो है उसमें नामजद नहीं हुआ गया है, इसलिए मामला मजीद पेचीदा हो गया है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे 92 न्यूज के नुमाइंदे फयाज यूनुस ने हमें जो फयाज जरा बताइएगा, DG के लिए आसिम मेमन की गिरफ्तारी के हवाले से क्या इत्तलात सामने आई हैं, पूछगछ में क्या पता चल सका है अब तक? देखिए, बिल्कुल एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारते हुए KDA के जो डायरेक्टर है आसिफ मेमन और उनके फ्रंटमैन आतिफ लंबा को गिरफ्तार किया गया है। इनके बारे में एंटी करप्शन के जो हुकाम हैं वो कहते हैं कि 3 माह से तहकीकात थी। कुरंगी सनती एरिया में एक ज़मीन थी जिसकी गैर कानूनी अलाटमेंट थी, उसकी तहकीकात के लिए इनको हिरासत में लिया गया है। मजीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी क्योंकि अब कराची में एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि बिला तफरीक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ कहीं भी सरकारी ज़मीन को जो है फरोग करके जो अफसरान मुलविस है उनके खिलाफ तहकीकात का गिर्द जो है दायरा कार काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, जिसपे ये बहुत बड़ी एक गिरफ्तारी बताई जाती है। आसिफ मेमन की काफ़ी अरसे से ये KDA में तैनात थे और अब इनको हिरासत में लिया गया और आज इनको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इनका रिमांड हासिल करने के बाद जो एंटी करप्शन मजीद जिम्मेदारान को गिरफ्तार करेगी। नेस्ला टावर एक ऐसा केस था जिसके बाद अदालत की जानिब से सख्त रिमार्क्स दिए गए थे एंटी करप्शन और पुलिस को कि जितने भी लोग कराची में गैर कानूनी तौर पर जो सरकारी ज़मीनों की अलाटमेंट कर रहे, इनको फ़रोग करें, इनके नक्शे बना रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। फिरोज़ाबाद थाने में पुलिस की जानिब से अदालती अहकामात की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया था। कल पुलिस की जो तहकीकाती टीम है जिसके सरबराह SP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने अपने साथ जो है पुलिस की भारी नफरी को ली और छापा मारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में। वहाँ 5 से ज़ायद अफसरान जो उस वक्त मौजूद थे, जिसमें जो SBCA के डायरेक्टर, उनका भी जो है बयान कलमबंद किया गया। उनसे भी पूछा गया कि 2013 में कौन कौन से अफसरान तैनात थे जिन्होंने जो नेस्ला टावर की अप्रूवल दी गई और नेस्ला टावर की अप्रूवल लेने वाले तमाम तर अफसरान की फहरिस्त तलब की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब उनके गिर्द मजीद घेरा तंग किया जाएगा ताकि उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। ये 2 अलग अलग कार्रवाई हैं। एंटी करप्शन कराची। फयाज साहब ये बताइए, फयाज ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं गिरफ्तारियों के हवाले से, तो कोई गिरफ्तारियां सामने आई भी हैं अब तक? देखिए, नेस्ला टावर केस में अभी तक पुलिस की जानिब से कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस का यही कहना है कि अभी हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से तमाम तर फहरिस्तें तलब की गई हैं, डेटा हासिल किया। उनका ये कहना है कि इस बिल्डिंग की जो अप्रूवल है 28 फरवरी 2013 को मंजूर काका जब इसके डायरेक्टर थे SBCA के, तो उन्होंने दी थी और उस वक्त एक अफसर सफ्तर बंगी उनकी टीम में मौजूद थे जो इस वक्त भी तैनात है। तो इन तमाम तर अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिन जिन अफसर ने इस बिल्डिंग की अप्रूवल दी, इसका नक्शा पास किया, गैर कानूनी तौर पर इस बिल्डिंग को जो है कानूनी बनाने में मदद की, उन तमाम तर यहाँ पर ये बताइएगा प्लीज कि गिरफ्तारियों के हवाले से तो बात हो गई और ये बताया भी जा रहा है कि बड़ी गिरफ्तारियां भी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन इसके साथ जो नस्ला टावर है उसको जो मुनज़्ज़म किया जा रहा था उसका काम कहां तक पहुंचा है, किस हद तक अभी तक उसको तोड़ा गया है या तोड़ा जा रहा है, क्या काम इस वक्त जारी है? देखिए, मैं इस वक्त नेस्ला टावर के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ। नेस्ला टावर पे आज भी हैवी मशीनरी की मदद से जो है टॉप फ्लोर के जो 3-4 फ्लोर है उनको जो है मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया है। 15 मंजिला ये इमारत थी जिसके जो टॉप के 4 फ्लोर है गिरा दिए गए। अब 11 मंजिल जो है मजीद उसको नीचे की तरफ ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। हैवी मशीनरी जो है क्रेन की मदद से टॉप फ्लोर पर पहुंचा दी गई थी। ऊपर भी मजदूर जो है हैमर की मदद से भी तोड़ रहे, जहाँ हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मजबूत पिलर उनको भी तोड़ा जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन को वक्त लगेगा और इस तमाम तर जो नेस्ला टावर का एतराफ का इलाका है वहाँ पर कमिश्नर कराची की जानिब से दफा 144 नाफिज की गई है। उनका यह कहना है कि गैर जरूरी तौर पर की गई है। के लिए भी फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलन बता भी रहे हैं इस मामले पर। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मामला है, इसकी गिरफ्तारियां भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन जरूरी और भी बहुत सारी चीजें हैं और वो जरूरी ये है कि जो ठंडा मौसम होता जा रहा है उसमें कुछ एहतियात भी
भी की जाए। और इंटरनेशनली वेदर बहुत चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सर्दियां जहां पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, कराची में ठंड बढ़ रही है जो हमने कभी नहीं सुना था। इस तरह पूरी दुनिया में जो है वो मौसम बदल रहा है। सर्दियों जहां लोग ठिठर रहे हैं और करके उनके खर खाप रहे हैं, साथ साथ पूरी दुनिया में जो एक बर्फबारी और एक हवा और वो सफेद चादर के जो अलग अलग मनाजिर हैं वो दुनिया में बहुत ही खूबसूरती फैला रहे हैं। और आज शाहजेब साहब हमें पूरी दुनिया की जो मौसम है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के नुमाइंदों से पूछा और चेक बताया कि भाई मौसम कैसा हो रहा है, वहां पर दुनिया में कैसे बर्फबारी लग रही है और क्या नजारे हैं। तो आपको बहुत अलग तरीके से आज मेरा ख्याल है सैर कराइए। आइए देखते हैं। आज हम आपको सैर कराएंगे दुनिया भर की मौसम सरमा की। बर्फबारी जारी है और वो किस तरीके से अपना रंग दिखा रही है यही आपको बताते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं रूस का, जहां पर बर्फबारी जारी है, हर सू सफेदी ही सफेदी छाई है। तो हमारे 92 के नुमाइंदे हमें मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, रूस में इस वक्त सर्दी अपने रूज पर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अब भी शदीद बर्फबारी जारी है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि रूस में सख्त सर्दी और शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि एयरपोर्ट्स इससे ज़रूर मुतासर होते हैं। 2 रोज़ पहले मॉस्को के तीनों बड़े एयरपोर्ट्स पर मौसम की खराबी और शदीद बर्फबारी से 70 के करीब परवाज़ें तख़ीर का शिकार हुई, जबकि 15 से ज़ायद परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। मॉस्को समेत रूस भर में बर्फ़ को उठाने के लिए मशीनरी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, जिससे फौरी तौर पर सड़कों से बर्फ़ को हटा दिया जाता है और शदीद बर्फबारी में भी कारोबारी ज़िंदगी चलता रहता है। मॉस्को समेत रूस के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो मॉस्को में आज दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में -10, काजान में -11, उफा में -16 और रूस के सबसे सर्द तरीन शहर यकूतिया में -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। तो रूस में बर्फबारी के बावजूद निज़ाम ज़िंदगी मुतासर नहीं हुआ। ये तो सूरत हाल हो गई रूस की। अब रुख करते हैं बार्सिलोना यानी कि स्पेन का, और वहां पर देखते हैं क्या सूरत हाल है कि वहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो हुआ है, लेकिन सर्दी फिर भी कंट्रोल में है। हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ के हमें मजीद क्या बता रहे हैं, उनसे जानते हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना का मौसम हस्बे मामूल बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलकश और बड़ा सुहाना है। जनवरी और दिसंबर में आमतौर पे यूरोप के दीगर कई ममालिक में जहाँ सख्त सर्दी पड़ रही होती है, इन हालात में भी जो बार्सिलोना का टेम्परेचर है वो बड़े मामूल पे होता है। यानी कि आज भी अगर आप देखें तो कम से कम टेम्परेचर 9 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। यही नहीं बल्कि स्पेन भर का जो मौसम है वो बड़ा खूबसूरत है। स्पेन के कुछ हिस्सों में जो दारकूमत मैड्रिड है वहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है, दीगर कई शहरों में भी इस वक्त बारिशें हो रही हैं, मगर जो मौसम है और जो टेम्परेचर है वो ताहाल जो कम से कम है वो 6, अगले पूरे हफ्ते में जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 18 दर्जे सेंटीग्रेड रहने की पेशन गोई की गई है। स्पेन वो मुल्क है जहां साल में 3000 घंटे जो सूरज है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता है। यही वजह है कि स्पेन दुनिया भर से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है और वो बड़ी खुशी और बड़े शौक़ से यहाँ पे आते हैं, जहाँ वो यहाँ के दीगर तफरीही मकामात को एंजॉय करते हैं, वहीं वो मौसम के मज़े भी लेते हैं। तो आप लोगों ने ऐतरुल गाजी का नाम तो बहुत सुना होगा। बात कर लेते हैं इस्तांबुल की कि वहां पर क्या सूरत हाल है। बारिश हुई है, मौसम दिल फरेब है, और सर्दी में क्या वहां पर भी इजाफा हुआ है, ये बता रहे हैं हमारे 92 न्यूज़ के नुमाइंदे। जी, अगर मैं तुर्की के शहर इस्तांबुल के मौसम का हवाल बताऊं तो यहाँ गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुसलसल तेज़ बारिश हो रही है, उसके साथ साथ बहुत सर्द हवाएं चल रही हैं। गुज़िश्ता 4 दिन पहले यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी, इतना ज़्यादा नहीं कि लोग अपने आमदोरफ्त में उनको खलल पैदा हो। ये तुर्की का शहर इस्तांबुल, मेरे वस्त में आप पीछे देख रहे होंगे कि आपको ये इलाका नज़र आ रहा है। ये इस्तांबुल ऐसा का इलाका है जहाँ फानर की बहुत बड़ी तादाद है जो अपने उद्देश्य से यहाँ काम के मसरूफ़ रहती है। यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ साथ हल्की हल्की बारिश बिल्कुल मुसलसल हो रही है। आज इसका जो टेम्परेचर है ये 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी, तो अब चलते हैं लंदन की तरफ और देखते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहां रात के औकात में इतना इजाफा हो जाता है सर्दी में कि टेम्परेचर मनफी में चला जाता है। तो वहां का मौसम कैसा है ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लंदन के वेदर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो बारिशें भी हो रही हैं, बारिशों का सिलसिला भी जारी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ा मौसम आज जो है वो सुबह से खुशगवार है।
ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 3-4 कभी रात को माइनस भी हो जाता है। और कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह का भी चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो वेदर ठीक है। लंदन में अभी तक जो है वो बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन लंदन के जो सराउंडिंग सिटीज़ हैं, मैं जिसमें कहूँगा लूटन है, इसके अलावा मिल्टन कीन वगैरह, यहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी पिछले दिनों हो चुकी है। लेकिन लंदन के जो रहायशी हैं वो ज़ाहिर है मुंतज़र है इस बात का कि अगर क्रिसमस के ऊपर बर्फ़बारी नहीं हुई तो कम से कम न्यू ईयर के ऊपर हो जाए। अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं जैसे पतझड़ का मौसम है और दरख्तों पर पत्ते भी नहीं हैं और सूरज निकलता है कभी कभी, लेकिन फिर भी ठंड का जो अंसर है वो नुमाया है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लंदन का वेदर अनप्रडिक्टेबल है, किसी वक्त भी जो है वो बारिश हो सकती है, किसी वक्त तेज़ हवाएं चल सकती हैं, ठंड हो सकती है। तो अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ सूरत हाल है। कहीं पर बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो वहाँ की सूरत हाल भी अपने नुमाइंदे 92 न्यूज़ से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका बर मौसम की जो शिद्दत है, सर्दी की जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। मिड वेस्ट की रियासतों में रोज़ाना की बुनियाद पर बर्फ़बारी हो रही है। कल शिकागो में -20 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से रियासत मैसाचुसेट्स, बॉस्टन में जो कनाडा से आने वाली सर्द हवाओं के नतीजे में कल -12 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से जिन रियासतों में शिद्दत जो स्नो जो है वो बर्फ़बारी जो है रोज़ाना की बुनियाद पे होती है, वहाँ पे भी अब शदीद जो सूरत हाल पैदा हो गई है। लोगों को हुकूमत की तरफ से तनबीह की गई है कि इवेंट्स ना किए जाएँ, छोटी घैदरिंग भी ना की जाए, घरों में रहा जाए, गैर ज़रूरी सफ़र भी ना किया जाए। तो लेकिन लोग जो है इवेंट्स भी कर रहे हैं और तकरीबात भी हो रही हैं। सदर बाइडन ने वाइट हाउस के अंदर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया क्रिसमस के मौके पे। वहाँ पे एक बड़ा ट्री भी लगाया गया जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। जो न्यूयॉर्क की बड़ी तकरीबात हैं उसमें सबसे बड़ी जो तकरीब है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में होती है, जहाँ पे बॉल ड्रॉप होता है। लाखों अफराद वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वो भी इवेंट हो रहा है। अगरचे CDC की तरफ से कहा गया है कि इसमें काफ़ी जो खतरात हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ के कितनी वार्निंग्स आ रही हैं। और इसी हवाले से वाशिंगटन में जो नेशनल पार्क है वहाँ पे भी बड़ी वहाँ पे फायरवर्क भी होगा और वहाँ के लोगों की लाखों लोगों की गैदरिंग भी मुतवक्को है वाशिंगटन नेशनल पार्क में। उसी तरह से शिकागो में और कैलिफोर्निया में और टेक्सास और ख़ासतौर पे फ्लोरिडा में ना सिर्फ परेड होगी न्यूयॉर्क की, बल्कि वहाँ पे जो है वो लोग सेलिब्रेशन में भी हिस्सा लेंगे। तो सबसे बड़ी जो परेड है वो वाशिंगटन, यहाँ पे वाशिंगटन DC जो कैपिटल है अमेरिका का, और उसके बाद फ्लोरिडा में जो बड़ी परेड है वो मुतवक्को है इस सेलिब्रेशन के, न्यूयॉर्क की सेलिब्रेशन के सिलसिले में। जी जबरदस्त मौसम का जो है वो पूरी दुनिया की सैर कराई आपको शाहजेब ने। और ये देखते देखते मुझे फिर एक और सवाल आ गया। फिर शाहजेब तुम कहते हो बहुत सारे सवाल करते हैं। आप सवाल करें, बहुत जरूरी है आपके सवाल, है ना? आप सवाल उठाती है तो हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सवाल अब देखो आम आदमी के, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरे जहन में सवाल आते हैं। कल हम एक अलग टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन अगर मैं मुनाफाखोरों के हवाले से बात करूँ तो मेरे जहन में सवाल आता है, एक आम आदमी जब एक चीज की प्राइस देखता है, उसकी प्राइस होती कुछ और है, वो बिकती कुछ और है। जो मुनाफाखोर है उसके ऊपर इतना ज्यादा वो उनको बेनिफिट मिलता है, वो इतना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं कि एक आम आदमी सिर्फ सवाल करते रह जाता है कि जब प्राइस ये है और बिका इतना है तो मैंने इतने पैसे दिए क्यों? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब अगर आपने आवाम को चीजें महंगी बेची तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। क्योंकि अब जो खबर हमारे पास आ रही है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ना सिर्फ छापे मारेंगे बल्कि फौरी कार्रवाई भी की जाएगी। लाहौर में 60 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं, जबकि हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर ने 8 मजिस्ट्रेट्स को पूरे लाहौर में छापे मारने का इख्तियार दिया है। यानी कि अब अगर प्राइस कंट्रोल ना हो सकी तो या आपने इसकी खिलाफ वर्जी की, प्राइस को फॉलो ना किया, तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। मैं शो में ज्वाइन किया है सिर्फ जमशेद चीमा साहब ने। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या अब प्राइस कंट्रोल मुमकिन हो सकेगी? क्या अब जिस तरीके से मुनाफाखोर हम देखते हैं कि इजाफी कीमतें लगा देते हैं, ऐसा नहीं हो सकेगा? और सख्त कार्रवाई क्या की जाएगी इनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो आम आदमी है उसके लिए इस वक्त जिंदगी खासी मुश्किल है। और यही वजह है कि देखें, एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसमें महंगाई आलमी मंडी में तो बढ़ी है, लेकिन उसकी पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी वजह
इसकी जखीरा अंदोजी भी है जो माफिया करते हैं। और इसका हल हमने इंतजामी सतह पर ये सोचा है कि इसके लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात करके, और ये इंतहाई अहसन और अहम कदम है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली माफिया के राज की वजह से किसी न किसी तरह जो हुक्मरान तबका था, चूंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशरी होता था, तो यहाँ पे लोग अपनी मनमानी कीमतें लगा के बेचते हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, इनका बुनियादी काम यह है कि जो मंडियों में जो प्राइस लिस्ट है उसको इंश्योर करना, और फिर उसके बाद हर एक ग्रोसरी स्टोर, करियाना स्टोर, इवन रेडियो तक को मॉनिटर करना और चेक करना। तो अब चूंकि देखें, अब जो बदलते हुए जो हालात हैं जमीनी हकायक के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी अब जो जरूरियात और वो जो नया गवर्नेंस सिस्टम है उसके तहत ही हमें करनी पड़ेगी। देखें, पुराने जमानों में जो जैसे पोल्यूशन है, ये इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन आज अगर हम पोल्यूशन को देखें तो उसकी वजह से हम तमाम कम्युनिटी की लाइफ एट स्टेक आती है। तो इसीलिए अब जैसे कि प्राइस को कंट्रोल करना भी उतना ही अहम है कि गवर्नमेंट के जो निर्ख होते हैं वो और है, और मार्केट के अंदर सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म और एक पूरी स्ट्रेटजी हमने डिजाइन की है, जो कि इंशाल्लाह ताला अवाम उसके बेनिफिशरी होंगे एंड अवाम को उससे रिलीफ मिलेगी। सही नुसरत साहिबा, अभी आपने बड़ा एक अच्छा बात की, लेकिन साथ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर 1.25 करोड़ से जायद की जो आवाम है, अगर हम इसकी आबादी के हवाले से बात करते हैं, तो इस शहर में खाली 60 जो है वो कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जो है वो तैनात होना या उनकी ड्यूटीज लगाना, क्या आपके ख्याल में ये तादाद काफी है? देखें, अभी तो ये इनिशियली कम अज कम एटलीस्ट आप इस चीज को अप्रिशिएट करें कि हमने इसको स्टार्ट तो किया। मतलब 60 नंबर काफी बड़ा नंबर है, और ना होने से तो बहुत ही बड़ा बड़ी बेहतरी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए जो हमें आपसे मीडिया से जो हेल्प चाहिए अवाम को शऊर देने के लिए कि आजकल के जमाने में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तकरीबन आपकी मेड और जो स्वीपर्स हैं उनके पास, सबके पास स्मार्टफोन मौजूद है। तो हमने जो एक एप्लीकेशन दी हुई है पंजाब गवर्नमेंट ने, बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी के उस तरह से अभी ट्रेंड नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इनको अवेयर करेंगे। तो तमाम जो सार्फिन है उनका भी तो ये बुनियादी हक है टू रिपोर्ट, जिस जगह पे वो लेने जाएं, कोई चीज उनको महंगे दामों बिक रही है, मिल रही है। साहब, रिपोर्ट किस तरीके से किया जा सकता है? क्या कोई ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया गया है कि सब लोग आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं? जी, इसके ऊपर काफी आपके चैनल ने भी प्रोग्राम किए थे। मुझे पंजाब कीमत ऐप जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करें, और उसके ऊपर फिर वो सारा उसका एक पूरा मैकेनिज्म है। दूसरी बात ये कि जो चैनल्स हैं, सुबह आपको पता है जितने भी लोकल चैनल्स होते हैं किसी भी शहर के, आजकल हर शहर में चल रहा है, FM है, उसके ऊपर अब हम ये भी एक रिकमेंडेशन में है जो कि मैं दूंगी, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, कि हमारी जो कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसमें अवाम को पता हो कि गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट क्या है। बिल्कुल, वो तमाम चैनल्स को सुबह भेजिए, रात को ही भेज दी जाए या सुबह भेजी जाए, और वो नीचे टिकट चल रहे हो। नहीं, आपके साथ हैं, आप बताएं। मुसर्रत साहिबा, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसा कि आप कहेंगी हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम महंगाई की बात करते हैं, इसको कंट्रोल करना वाकई बहुत जरूरी है। एक चीज और उसमें जो अगर हमारा जो शहरी है, हमारा जो यूजर है, हमारा जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो सेंसिटिव हो जाएगा ना, जिस दिन सेंसिटाइज हो जाएगा। मसलन देखें कि लोग कहते हैं जी देखें 11 करोड़ की आबादी है तो सारे लोग तो स्मार्टफोन, यस सारे लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते, लेकिन एक जगह जहाँ पे महंगी चीज बिक रही है वहाँ पे कोई एक बंदा तो ऐसा गया होगा ना जिसके पास स्मार्टफोन है, जो उस एप्लीकेशन को यूज करना जानता है। तो एक जगह की शिकायत तो सबने नहीं करनी, किसी एक ने सिर्फ पॉइंट आउट करना है। तो गवर्नमेंट आप देखिए एक्शन कैसे लेती है। साथ पैरेलल हम गवर्नमेंट का भी नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन जाहिर है फिल वक्त ये तादाद उस लिहाज से आबादी पॉपुलेशन की अगर सपोर्ट आ जाए, हमें हमारे लोकल लोगों की आ जाए, तो इंशाल्लाह हम इसको 100% पे। और मुसर्रत साहिबा इसी तरीके से होता है, जैसे कि आप कह रही हैं एक्शन लिया जाएगा। अगर 10 दुकानों में किसी एक के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा तो सब सबक सीख लेंगे। बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन इस मामले पर बात कर रही थी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। बिल्कुल, और हम आपके साथ हैं, आप हमें बताइएगा, आपको हम इंशाल्लाह अपने साथ, आप हमें पाएंगी। और बढ़ते हैं इस ब्रेक की तरफ, लेकिन वक्त में जाने से पहले एक बात कहूँ, मुसलसल जद्दोजहद, अल्लाह पर तवक्कुल
आपको जमीन से कहां आसमान और फिर आसमानों पे पहुंचा देता है। इस वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। जहां हम देख रहे हैं केपीके के लोग जो हैं वो गैलप के जरिए बता रहे हैं कि कितने खुश हैं, उनकी तादाद कितनी ज्यादा है। इस तरीके से और अपनी फैमिली के साथ होना और उनके साथ छोटी छोटी खुशियां बांटना कितनी बड़ी नेमत है। वहां पर अगर मैं आपसे ये कहूँ शाहजेब कि एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है जो कि ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहती है, ना कि अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का टूर लगाती है, पाकिस्तान को खुश करती है और पाकिस्तान को भी खुश करती है। और एक बाइक पर, कैन यू इमेजिन, बाइक के ऊपर पहले वो शख्स एक था, फिर वो 1 से 2 हुआ और अब वो 2 से 2.5 हो चुके हैं। यानी कि वो अपनी पहले अहलिया के साथ उन्होंने सफर तय किया, मोटरसाइकिल पर टूर किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का सयाहत के फरोग के लिए, और उसके बाद जब तीसरा पार्टनर उनकी जिंदगी में आया तो उन्होंने उसको भी अपना हिस्सा बनाया और वो तीनों मोटर बाइक पर गए और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का टूर किया। और उनका मकसद यही होता है कि ना सिर्फ वो जगहें जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखी भी होंगी, लेकिन उनके बारे में वो मुख्तलिफ फैक्ट्स भी शेयर करते हैं ताकि जो आपकी दिलचस्पी है वो कायम रहे और आपको इस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का नज़ारा करा सके। तो अब्दुल रहमान और आयशा जो इस सयाहत के फरोग के लिए काम कर रहे हैं वो हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका सफर शुरू कैसे हुआ, कहां से हुआ? अब्दुल रहमान, आप बताइएगा कि अहलिया से पहले क्या आप अकेले भी बाइक पर ट्रैवल करते रहते थे, दुनिया पाकिस्तान खासतौर पर घूमते रहते थे? जी बिल्कुल। स्टार्ट में तो मेरा साइकिलिंग का एक्सपीरियंस रहा और मैंने 2017-18 में पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में साइकिलिंग की थी और वो तकरीबन कोई 21,500 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो मैंने ओवरऑल पाकिस्तान में तय किया। और बाइक के ऊपर भी एक्सपीरियंस रहता था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद हमने उसको वीडियोस के ज़रिए से लोगों को दिखाना शुरू किया था और वो एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरा रहा था। पलवा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सो गुड टू सी यू भाई। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है कि आज आयशा भी साथ है और छुटकू भी हमें कहीं ना कहीं फ्रेम में नज़र आ रहा है झांकता हुआ। लेकिन जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की सैर आप कराते हो, जिस तरह हम देखते रहते हैं, जिस तरह आप ऐसे ऐसे कस्बों, गाँवों और इलाकों को हमने देखा है कवर करते हुए, तो अब तक कुछ गिना है? इतनी वीडियोज़ माशाल्लाह हुई हैं, कुछ पता भी है कितनी मकामात पे जा चुके हो आप, कहाँ कहाँ की सैर कर चुके हो और करवा चुके हो? पाकिस्तान की एक ख़ास बात यह है कि आप जितने एरियाज़ घूमते रहें तो रोज़ आपको नई जगहें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती रहती हैं और ये एक मुनफरिद खसूसियत है जो शायद दुनिया के और किसी मुल्क में ना हो। और हर सूबे की भी अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट एरियाज़, हर किस्म की वैरायटी हमें सूबे में मिल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर सिंध की बात करूं मैं, तो वहाँ पे हमें ऐसे इलाके भी मिलते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, डेजर्ट्स हमारे पास हैं, समंदर है, खूबसूरत बीचेज़ हैं। और जहाँ तक वीडियोस का ताल्लुक है वो तो खैर रोज़ नई से नई जगह जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं तो वो अनगिनत तादाद है उन जगहों की भी, और ये एक वैरायटी है जो कि पाकिस्तान में हमें मिलती है। अच्छा, ये तो आपकी बातें हो गई। आयशा साहिबा, आप बताएं कि शादी के बाद आपको शौक था इस एडवेंचर का, या आपने कहा कि भाई अब हस्बैंड तो जाते ही हैं तो चले हम भी सफ़र कर लेते हैं, या आपको ऑलरेडी शौक था कि मैं बाइक पे ट्रैवल करूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का नज़ारा करूँ? नहीं, बाइक पे तो ऐसे मुझे नहीं था इंटरेस्ट, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि इस किस्म का एडवेंचर किस तरह का रहता है, क्योंकि अब्दुल रहमान पहले साइकिल पे पूरा ट्रैवल कर चुके थे, बड़ा इंजॉय किया इन्होंने। तो जब हम उसके बाद आगे सफ़र का प्लान कर रहे थे तो मैंने इनको कहा कि मैं भी आप ही की तरह जाना चाहूँगी, तो उसके लिए फिर हमने बाइक को रखा और हमें काफ़ी मज़ा आया और अभी तक कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी पलवा, जब मैंने क्योंकि पलवा को पहले साइकिल पे देखा और फिर मैं इसको एक्चुअली अब्दुल रहमान, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है, अल्लाह का बंदा, लेकिन मैं जो साथ साथ अब्दुल रहमान को ना मैं देख रही हूँ कि शादी जब हुई थी ना शाहजेब, तो शादी भी जो है वो मोटर बाइक पर ही अपनी दुल्हन को लेकर आए थे। मुझे लगा था फौरन ही टूर पे चले गए थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं था? प्लीज बताओ। जी बिल्कुल, मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि हर किसी के लिए एडवेंचर एक डिफरेंट किस्म हो सकती है। कुछ को साइकिल पे मज़ा आता है, बाइक पे कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ गाड़ी पे एंजॉय करते हैं, तो मैं उसको एज जो है एडवेंचर के तौर पे लेता हूँ। दूसरी बात, ट्रैवलिंग के ज़रिए से जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं
वो डेवलप करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो भी दूर करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ बलूचिस्तान के हवाले से। हम काफ़ी गलत सुनते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, लेकिन जब मैं ख़ुद वहाँ पे गया और वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया तो एक दूसरी साइड आपके सामने आती है। रीसेंट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो हमारे पास गवादर की है। सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर ने लोगों को बड़ी तादाद में वहाँ आने पर मजबूर किया और इंटरनेशनली जो हमने देखा लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया। तो ये वो चीज़ें जो ट्रैवल के ज़रिए से हम जो है दूर करने में हमें काफी मदद मिलती है। ये सब चीजें तो हैं, इस पे दोबारा आते हैं। एक छोटा सा सर मुझे नजर आ रहा है आपके तीसरे पार्टनर का, जो मेरे ख्याल में पूरी कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पर आने की, लेकिन वो बेचारे टेबल के पीछे छुप गए हैं। जरा इन पार्टनर के बारे में बताइएगा कि इन्होंने आपके साथ कहाँ ट्रैवल किया, और ये जो है जब आप ट्रैवल करते हैं ज़ाहिर है कठिन रास्ते होते हैं, मुश्किलात होती हैं, मौसम की सख्ती होती है और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना होता है, कहीं कैंपिंग भी करनी पड़ती होगी, कहीं रुकना भी पड़ता होगा। ऐसे में तीनों पार्टनर्स का सफ़र कैसा रहता है? जब मैंने साइकिलिंग वाली अपनी जर्नी की थी तो पाकिस्तान भर में काफ़ी दोस्त मैंने बनाए थे, और इस वजह से हम जब ट्रैवल करते हैं मुझे वाइफ के साथ या बेटे के साथ तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ये अभी बेटा मेरा तकरीबन 2 साल 2 महीने का है और इसमें इसने पूरा पाकिस्तान जो है वो घूम चुका है हमारे साथ बाइक पे। चाइना बॉर्डर हमारे साथ ये गया था, सिंध आया, बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज़, पंजाब में इसको हम लेके गए। चैलेंजेस मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ कि जिन एरियाज़ को मैंने अब आके इस एज में एक्सप्लोर किया, अगर मैं अभी से अपने बेटे को उस पर ट्रेन करूँगा तो शायद ये मेरे से काफ़ी पहले इसके अंदर वो शौक भी डेवलप होगा और ये उन जगहों को मेरे से पहले देखने में कामयाब होगा। तो इस तरह से मैं इसको लेता हूँ। हाँ, पलवा, अब मुझे एक और सवाल करना है जिस पर हमेशा हमारी बात भी रही है अगाहे बगाहे कुछ ना कुछ टाइम से। बहुत डिफरेंट तरीके से आप मुख्तलिफ इलाकों को पाकिस्तान के कवर करते हो, डिस्कवर करते हो, फिर शेयर करते हो। जहाँ तक मैंने आपकी और भी वीडियोस देखी उनमें आपने बहुत सारे ऐसे गाँव और ऐसे इलाके कवर किए जिनकी जो है वो बेसिकली वो एडवांस भी हो चुके। उनमें ऐसा माहौल, ऐसे ऐसे जगहों पे हमने देखा, सिंध में ऐसी जगहों पे देखा जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज की है, ऐसी जगह है जहाँ पर सफाई बहुत है, ऐसी जगह है जहाँ पर कभी कोई क्राइम नहीं हुआ। ऐसे वो इलाके देखने में आए, तो आगे के क्या प्लान्स हैं? ऐसे कौन से जगहें हैं जहाँ पर आगे जा रहे हो और उनकी वजह क्या है वहाँ को एक्सप्लोर करने की? जो गांव हैं वो मुझे पाकिस्तान के जो गांव हैं वो खूबसूरती के लिहाज से भी हैं और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हम देखते हैं वो मुझे काफ़ी फैसिनेट करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिंध का एक इमेज बना हुआ था कि वहाँ पे शायद लूट मार की काफ़ी मामलात हैं, और दूसरे तो वो जिस गांव का आप जिक्र कर रही हैं कराची से तकरीबन 180 किलोमीटर्स पे है और पाकिस्तान का सबसे अमीर गांव उसको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसका 1 साल का बजट 1 करोड़ रुपए है। और ये वो बजट होता है जो लोग खुद फंड करते हैं और अपने गांव के ऊपर स्पेंड करते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट का एक इमेज बन गया था छोटू गैंग के हवाले से, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया वहाँ पे मुझे एक ऐसा गांव मिला जिधर लिटरेसी रेट 100% था। और इसी तरह से डिफरेंट एरियाज में हमें गांव मिलते हैं। तो मैंने ये शहरों के मुकाबले में डिफरेंट स्टोरीज मिलती हैं। अब्दुर्रहमान और आयशा, आप दोनों जिस तरीके से हमें बता रहे हैं वाकई एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, और उसके साथ जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं महफूज जगहों का, तो हम ये बताना चाहेंगे अभी रिसेंटली मैंने हिंगोल नेशनल पार्क विजिट किया, बलूचिस्तान हम लोग गए, तो तमाम रास्ते पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए सेफ हैं। आप टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी फोकस करते हैं, बाइक पर भी जा सकते हैं, साइकिल पर भी जा सकते हैं। अब्दुर्रहमान और आयशा, आप दोनों ने हमें शो में ज्वाइन किया और अपनी स्टोरी शेयर की, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टोरी एक और भी है, बहुत इंस्पिरेशनल है। कहते हैं ना वही वाली बात, तवक्कुल तो अल्लाह के, रब ताला की ज़ात पर जब आप तवक्कुल करते हैं और उस पर आपको यकीन होता है और आपको मालूम होता है कि देने वाली ज़ात अल्लाह खैरुल राज़िकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, रास्ते उसने बनाने हैं, मांगो उससे, देने वाली वो ज़ात है। और ऐसे जब लोग मिलते हैं तो ऐसे लोगों से मिलकर शायद मेरा ईमान और ताज़ा हो जाता है। बिल्कुल, और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी इसलिए कि उन्होंने बड़ा तवील सफ़र तय किया है और कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया, और आज उनकी एक फूड चेन है, उनकी अपनी, वो उसको ओन करते हैं, उसको चला रहे हैं। उनसे हम मुलाकात कराते हैं आप लोगों की। हमारे साथ शो में इस वक्त मौजूद हैं फैसल सिद्दीकी साहब। फैसल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। टॉयज, खिलौने बेचने से लेकर आज फूड चेन का मालिक हो जाना, रब ताला का बहुत करम है आप पर। कुछ शेयर करेंगे मुख्तसरन ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले आपको देखकर। मैं 4th क्लास में था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी।
तो उस वक्त अपनी स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए मैं जॉब करने निकला था घर से। स्कूल के टाइम में 4th ग्रेड। जिस उम्र में बच्चों के खिलौने से खेलने की उम्र होती है ना, जो बच्चों की, उस उम्र में मैं खिलौने सेल आउट कर रहा था। समझ सकते। और लोग मेरे हम उम्र बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, मैं जॉब कर रहा होता था, ताकि अपने स्कूल के अखराजात और कुछ फैमिली मैटर्स हैं वो सब अफोर्ड कर सकें। मेरी वालदा जॉब करती थी, जो फैमिली की और ज़रूरियात जो होती हैं वो पूरा करने के लिए। तो ये बड़ी लॉन्ग जर्नी है। क्या बेचते थे? क्या टॉयज से और लाइक टेडी बियर्स हो गए और डिफरेंट टॉयज से। वो किड बैग होता था एक काफ़ी बड़ा सा, आई थिंक उसकी विड्थ होगी 2-2.5 फुट। तो वो किड बैग लेके ट्रैवल करना पैदल, फिर बस में। और सबसे पहला टास्क तो ये होता था कि बस में कैसे बैठे हम। वाकई छोटे भी थे ना। और बस में वो बैठने नहीं देते, मतलब बैग जो है इतना बड़ा, एक तो बच्चों का वैसे ही टिकट मेरे ख्याल में हाफ होता है, और फिर वो बैग तो बस वाले बिठाते ही नहीं थे। 4-5 बसें तो ऐसे ही गुजर जाती थी। तो कुछ लोग देख रहे होते थे, तो वो कुछ में उनमें से कोई एक आध आके हेल्प करता था, वो बैग लेके ऊपर बस पे छत पे रखवा दिया, तो बैठ गया मैं। कभी कभी उसका रेंट अलग पे करना पड़ता था बैग का। तो इस तरह से सफ़र होता था। कितने पैसे आप कमा लेते थे उस वक्त? क्योंकि आपने उस वक्त मेरी सैलरी थी 1200 to 1500 मैक्सिमम। उसमें से फीस पे करनी है और जो कुछ बेयर कर सकते हैं वो कर लेना है। तो वो खिलौने लाकर कौन देता था आपको? वो एक अवामी मरकज़ में एक शॉप थी फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ मैंने बात की, अप्लाई किया था मैं डायरेक्ट वहाँ गया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ये किड बैग होता है ये लेके जाओ। कितने अरसे तक? मैंने कुछ अरसे की, तकरीबन 6-8 महीने मैंने वो जॉब की है। फिर डिफरेंट अदर जॉब्स हैं, और जॉब्स हैं। फिर डिफरेंट मार्केट्स में जाना, वो सेल आउट करना। आज अगर मेरे पास उस उम्र का कोई बच्चा है तो मैं कभी भी उसको वो बैग ना दूं या उसको वो वज़न ना दूं। वज़न ना दें, उसकी वजह है क्योंकि एक चीज़ मैं फील कर चुका हूँ ना, पेन पता है, तो मुझे पता है। उस बच्चों की ज़िंदगी गुजार के मैं देख चुका हूँ, सीख चुका हूँ। एक तो वो बच्चों को खुद शौक होता है, खिलौने से खेलने की उम्र है, उसको आप खिलौने सेल आउट करने में लगा दें तो उसका तो बचपन ही छिन गया। समझ सकती हूँ, छोटी सी उम्र से काम और फिर वो इतना हैवी वेट बैग लेके चलना। बाद में एक वक्त आता है कि एक मिसाल है, ट्यूबलाइट आपकी आप ऑन करते हैं तो वो फड़फड़ाती है और फिर ऑन हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लक्चुएशन होती है वो ऐसी होती है, या तो तेज़ होती है, कम होती है, वो फड़फड़ा के फ्यूज़ हो जाती है। इसी तरह 2010 में मेरे साथ हुआ कि एक खातून को उठा के मैंने रिक्शा में बिठाया हॉस्पिटल से निकलते हुए, तो मैं वापस सीधा खड़ा नहीं हो सका था, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी। तो वो MRI कराया तो पता चला। फिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मुझे चेक किया, हिस्ट्री चेक करते गए, और बताओ। जब मैं पीछे तक पहुंचा हूँ ना वजन की वजह से, तब उन्होंने बताया कि ये फॉल्ट है। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताएं, एक तो वो कौन सा लम्हा है जो आपके लिए, खैर आपके लिए तो तमाम लम्हात बहुत मुश्किल थे जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटी, उसकी क्या वजह थी? वो क्या चीज़ थी जो आपको इस पर आमादा करती थी कि बस मैंने रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है? और आपकी मंजिल होती क्या थी? आपने क्या सोचा था कि मुझे आगे जाकर क्या करना है? सोचा तो बहुत कुछ था,
सपने जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। जिस तरह वक्त आपको दिखाता है ना, उस वक्त स्टोरी चेंज हो जाती है, आपके टारगेट्स चेंज हो जाते हैं। मतलब आपको कुछ पसंद आ गया तो आप सोचते हैं कि यार मैं ये कर लूँ, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं तो फिर चेंज हो जाता है आपका ड्रीम। फिर उसके बाद और भी डिफरेंट जॉब की है मैंने। एक प्रिंसिपल न्यूज़ मैगज़ीन में मैं वहाँ जॉब करने इसलिए गया था कि शायद वहाँ मैं कुछ एक दोस्त वहाँ जॉब करते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। मैंने कहा यार मुझे ये कंप्यूटर सीखना है, कैसे चलाते हैं। तो कहने लगा, उसने मुझे वहाँ जॉब लगवाई। और जॉब क्या थी मेरी बताऊँ मैं आपको, शायद मैं खुद कंफ्यूज हो गया था करूँ ना करूँ। वहाँ चाय बनाने की जॉब थी और मैं उनके किचन में चाय बना रहा था ना, तो वहाँ मुलाजमा भी चाय बना रही थी। वो शायद मुझे अपने साथ कंपेयर कर रही थी। तो कैसे? ये भी मेरा और इसका डेजिग्नेशन सेम है। तो 4-6 दिन तो मैं रहा वहाँ पर, लेकिन फिर मुझे फील होने लगा, कॉम्प्लेक्स होने लगा था। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैं किसी और ही दुनिया में चला जाऊँगा, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाऊँगा, लेट्स मूव ऑन। अब तक कितनी उम्र हो चुकी थी जब यहाँ पर काम करने आए थे? उसमें मैं मेरे ख्याल में 9th क्लास में था। 9th क्लास में थे। मैंने कहा तो स्टडी पे ही फोकस नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त जहन में वही चल रहा होता था। फिर वहाँ से अच्छा सर, अब थोड़ी सी स्टोरी को हम इस तरफ लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये तमाम मुश्किल हालात, सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा कि किसने आपका साथ दिया, किसने नहीं दिया, क्योंकि मुश्किल हालात में कोई साथ नहीं देता, हम अक्सर ये देखते हैं। उसके बाद आप कहाँ तक पहुँचे, सफ़र अब कहाँ तक पहुँचा है और अब आपकी कामयाबी? उसके बाद मैं बहुत इंशाल्लाह आगे गया हूँ। मैं 2 साल अभी फारिग बैठा हूँ जॉबलेस। इससे पहले मैं एक सेरामिक्स फर्म में, सेरामिक टाइल्स की कंपनी थी, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे था। और टीम एक काम कर रही थी मेरे साथ और अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से ऑलमोस्ट मुझे जानते हैं और डायरेक्ट ओनर्स मुझे जानते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो जानती है मुझे, बहुत बड़े बड़े नाम डायरेक्टली जानते हैं मुझे। तो 2 साल का बस एक बीच में आया ये अभी जो कोविड के बाद फ्री बैठा हूँ ना मैं, फैक्ट्री बंद हो गई थी तो सैलरी भी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने में 3 महीने में फैक्ट्री। और आज आपकी फास्ट फूड चेन है? आज फास्ट फूड चेन है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम एक नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो गार्डन की आवाम, जो रणछोड़ लाइन की आवाम है, उनके लिए सरप्राइज होगा। तो आज अब जब आप अपनी फ्रेंचाइज पर अपने फास्ट फूड के उस आउटलेट पर खड़े होते हैं तो उसका नाम भी शेयर कीजिएगा। और जब अपने पुराने वक्त को देखते हैं और नज़र दौड़ाते हैं कि जो जिस मुश्किल और कठिन रास्तों से गुजरते हुए आप इस मंजिल पर पहुंचे हैं, तो कैसा फील होता है? और फिर अपने सामने जो आपके बच्चे मौजूद होते हैं, आपके पास आते होंगे या आसपास हैं, उन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इनका मुस्तकबिल कितना ज़रूरी है संवारना? मेरी पहले तो मेरे फास्ट फूड का नाम है यमी फास्ट फूड और डिलीवरी है जी। अच्छा, कराएंगे हम। ये मेरी मिसेज ने सजेस्ट किया था मुझे। अच्छा। और मेरी मिसेज बहुत बेहतरीन पार्टनर है माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? नाम रीमा है। तो उन्होंने बहुत मुझे सजेस्ट किया, ये नाम भी सजेस्ट किया और बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ भी दिया। और ये 2 साल मैंने ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मेरे बच्चों ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया अपनी ख्वाहिशात के साथ। मेरा बेटा 4th क्लास में, घर से 200-300 मीटर की दूरी तक वो जा नहीं सकते हैं अकेले, हम उनको छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि आज का ज़माना आप यू नो दैट वेरी वेल। उस वक्त जब मैं 4th में था तो मैं घर से तारिक रोड बस में जाता था अकेला। बस यही कहूँगी फैसल भाई कि आखिर में चंद लम्हे रह गए हैं इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो। मैं चाहूँगी कि लोगों को आप कुछ बताना चाहें कि कैसे हिम्मत पकड़नी है चाहे हालात जैसे। हिम्मत हारनी नहीं है, और अगर मुश्किल हालात आए तो सबसे पहले अपने ऊपर रिव्यू करें कि यार हमसे गलती क्या हुई है, और देखें, सोचें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। रातों को रो रो के मैंने माफ़ियाँ मांगी हैं, रातों को रोता था मैं लिटरली। बिल्कुल, और उसी का अजर आपको आज मिल रहा है। अल्लाह ही मुसब्बिबुल अस्बाब है, राज़िक है, वही रिस्क देने वाला है, वही असबाब बनाता है। आप हिम्मत नहीं आ रहे, इंशाल्लाह एफर्ट करें, बिल्कुल अल्लाह बनाएगा। हिम्मत ना आ रहे, एफर्ट करते रहें, यही बहुत ज़रूरी है माया।
अपना रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।